नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विदाउट होप। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना। कैसे हैं आप सब? नया साल 2026 हमारे लिए बहुत सारी सौगात लेके आ रहा है और आपने आई होप बहुत अच्छे से नया साल मनाया होगा धूमधाम से। तो चलो अब थोड़ा वापस आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे लगे हुए हैं फ़िलहाल, और ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे अगर देखा जाए 2026 में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर मई जून के आसपास भी अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है, मई या जून के आसपास, तो भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए रेलिवेंट होगा। बस हमें क्या करना होगा कि उसमें 2-3 महीने की करंट अफेयर एक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके कुछ करंट अफेयर्स उसमें ऐड कर देने होंगे मंथली। बाकी ये हमारे पूरे साल का चलता रहेगा। अभी कौन सा एग्ज़ाम मई जून में होने वाला है? तो देखो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका यूपी कांस्टेबल का है। यूपी में आपका दरोगा का आ गया। बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो अभी रिसेंट में हमें कौन सा एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है, तो आप देख सकते हो कि बिहार दरोगा का फॉर्म है। बिहार दरोगा का पेपर है 18 जनवरी 2026 में। उसके बाद आपका केवीएस का पेपर है। तो ये बहुत सारे पेपर्स हमारे लगे हुए हैं और इन पेपर्स में करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है, आपको पता ही है। करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने करंट अफेयर्स आ जाते हैं ये सारे एग्जाम्स में जो वनडे वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो 20 से 25 के अराउंड आपके करंट अफेयर्स रहते हैं। और मैं आपसे इतना वादा करती हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो जो मैं आपको करा रही हूँ, अगर इसमें आपने मेरे ये पूरे वीडियो कवर कर लिए तो मैक्सिमम आप 22 से 23 के अराउंड आप क्वेश्चन करने की स्थिति में होगे। इतना गारंटी के साथ मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, ये जो मैं करा रही हूँ, अभी 4 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, 4। ये मेरा 5वां वीडियो है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखोगे, अभी वीडियो अब जो देखोगे आप, तो आपको लगे, अगर आपने अच्छे से मेरी पिछली 4 वीडियो, जितनी पिछली मैंने 4 वीडियो जो डाली है, अगर आपने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आप अब से जो भी क्वेश्चन देखोगे वन लाइनर, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने सुना है। यानी कि 5वीं वीडियो से लेकर के अब सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, रिकॉल होंगे, सुने-सुने से लगेंगे। इसके बाद जब ये खत्म होता है हमारा पूरा, तो लास्ट में मैं आपके लिए क्या करूँगी, 800 एमसीक्यूज़ कराऊँगी। ठीक है, जो इसी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब क्या हो गया कि आपने 4 टाइम्स 4 5 मतलब 7 वीडियो में आई थिंक मैं इसको कवर करूँगी। तो आपने इसको 2 बार देखा है, फिर आप ये मेरे साथ 800 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करके जाओगे। तो आप देखना, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, आपको चीज़ें याद आएँगी, क्योंकि आपने 2-3 बार पढ़ा है। फ्रेंड्स देखो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो तो एक बार मेरी चीज़ों को सोचना कि आप अगर, अभी देखो बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि हम लास्ट टाइम में क्या करेंगे, मैराथन चलाएँगे। यानी कि लास्ट टाइम में जब आपका रिवीजन का टाइम आता है, उस समय वो मैराथन चलाएँगे और वो एक 1500 के आस-पास क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ कराएँगे। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर्स की अलग एमसीक्यू चल रही है, उसके बाद हिस्ट्री की अलग एमसीक्यू चल रही है, पॉलिटी की अलग चल रही है। चीज़ें क्या होंगी, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आप हो जाओगे निल। आपको एक भी चीज़ याद नहीं आएगी। आप यकीन मान के चलना, अब मैं इतना गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम तुरंत की चीज़ें जो पढ़ते हैं, आप फ्रेंड्स देखो, जब आप खाना खाते हो, आपने एक थाली ली, हमने इसमें बहुत सारा खाना एक ही साथ डाल दिया। ये अब आपको पता है किसी भी एक चीज़ का स्वाद इसमें नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कि सारी चीज़ें आपस में मैसी हो गई, खिचड़ी पक गई हैं। लेकिन अगर इसी खाने को आपने एक दिन अच्छे से खाया, फिर दूसरे दिन अच्छे से खाया, फिर तीसरे दिन ऐसे थोड़ा-सा खाया, फिर चौथे दिन ऐसे, तो हर दिन और अलग-अलग तरीके का खाना आप खा रहे हो। तो आपको क्या होगा, इससे चीज़ें याद भी रहेंगी, स्वाद भी मिलता रहेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। और फ्रेंड्स, यही सेम चीज़ हमारे क्या होती है, स्टडी के साथ होती है। जब हम चीज़ों को आराम से और कई बार देखते हैं, तो हम एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि ये साल आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि देखो यूट्यूबर क्या करेगा, वो अपना वीडियो बनाएगा और फिर वो गायब हो जाएगा। जब आपका पेपर खराब हो जाएगा तो वो बोलेंगे कि आयोग की गलती है, ऐसी ऐसा है, वैसा है, फिर वो नेक्स्ट वीडियो लोग बनाने लगेंगे। लेकिन आपका क्या होगा, 1 साल खराब हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका 1 साल खराब हो, तो आप क्या करो, प्लीज़ अभी से सारी वीडियो देखना शुरू करो, अभी से तैयार करना शुरू करो। और करंट अफेयर्स के मैक्सिमम 7 या 8 वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये 2 आवर्स के एक वीडियो जो है हमारा 2 आवर्स का है। और अगर एक दिन में आप 2 वीडियो भी देखते हो, तो 4-5 दिन में आप ये कई बार वीडियो देख करके अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट कर सकते हो। देख लेना, आप खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमारी जो ये हमारे करंट अफेयर्स के बीच में देखो,
ये थोड़ा-सा मैं कुछ और बता दूँ आपको। ये जो हमारा करंट अफ़ेयर्स है, फ्रेंड्स देखो ये वीडियो हमारे करंट अफ़ेयर्स की चल रही है, लेकिन एक ये जो स्लाइड दिया हुआ है इनका पीछे इस बुक में, तो अगर मैं चाहती तो देखो इन चीज़ों को स्किप करते हुए चलती और अपना ये टारगेट पूरा कर देती कि हाँ, मैंने 7 वीडियो में सारा कवर कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स देखो इस बुक की कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप पिछले ईयर्स का पेपर उठा के देखना, जैसे ओपेक क्या की स्थापना कब हुई, या फिर यूएनओ की स्थापना कब हुई, या फिर आपसे पूछ लेता है आईएमएफ की स्थापना कब हुई, इंटरपोल की स्थापना कब हुई, ये पूछा हुआ है। और मैं आपको स्किप कर सकती थी, लेकिन ये आपके जीके और जीएस के लिए बहुत ज़्यादा जीएस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने इसको स्किप नहीं किया, मैंने आपको बताया कि नहीं ये चीज़ें आपको देखनी है और यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड्स मैंने ये देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं उसको भी स्किप करते हुए चलती हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही बोलती हूँ याद करने के लिए। जैसे कि देखो मैंने कल आपको बताया था कि अभी नेटो में आपका 22nd यानी कि 32वां मेंबर जो बना है वो फ़िनलैंड बना है। लेकिन यहीं पे अगर 31वें मेंबर की बात कर दी, सॉरी 32वां मेंबर स्वीडन बना है और 31वें मेंबर की बात करें तो फ़िनलैंड बना है, और ये दोनों 2025 की ही न्यूज़ है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। या फिर देखो अगर इसकी बात कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो इस पे कितनी कंट्रीज हैं ये पूछ लेता है, 27 हैं, क्योंकि अभी ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। तो लोगों के दिमाग में होगा कि 27 है तो एक हट गया तो 26 होगा, नहीं अभी 27 है ब्रेग्जिट के बाद। तो इस तरीके से ओपेक क्या है, तो 12 कंट्रीज हैं इसमें। और ये क्या है, तेल निर्यातक देश हैं। इसमें मैंने कल आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि इसके हैथमल घिस हैं, घिस घिस के हम क्या निकालेंगे, तेल निकालेंगे। तो तेल निकालने वाली कंट्री हो गई ओपेक। इस तरीके से मैं चीज़ों को आपको बताती हूँ। तो ये कल हमने देख लिया था फ्रेंड्स। और थोड़ा-सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जीके जीएस की भी तैयारी करते हैं और इस पोर्शन में अगर ये जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, या फिर बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है, तो और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसके भी आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 12 टू 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, जो मैं खुद का मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है, कहीं बाहर से नहीं है। और मैंने टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपने मेरे ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो आप यकीन मानना, आप 10 से 12 अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 टू 12 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के गलत नहीं करोगे, आप करके आओगे। बहुत लंबी वीडियो भी मैं नहीं डालूंगी, मैं 1 से 2 वीडियो में मैं 102 वीडियो में मिडाइवल ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, पूरा मिडाइवल आपका रिवीजन कराऊँगी। और ऐसे ही मैं एंशिएंट का भी 2 से 3 वीडियो में मैं आपके मॉडर्न का को कंप्लीट कराऊँगी, और यही आपका 2 से 3 वीडियो में मैं आपका एंशिएंट भी कवर कराऊँगी, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएँ। इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी करा रही हूँ इसी वीडियो पे, मतलब कि आपके ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ बिहार दरोगा के लिए, उसको भी आप देख सकते हो और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कल हमने ये देखा था, ये सारे समिट देख लिए थे, ये हमारा हो गया था, जिसमें देखो ये हमारा आपका ब्रिक्स समिट, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, उसके बाद ये विश्व आर्थिक मंच की बैठक। तो आपको पता ही है कि हर साल दावोस में होती है, ये रट लेना है, ये चेंज होता ही नहीं है। एआई एक्शन समिट, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए ही मिलेंगे। नेटो अभी कहाँ पे हुआ था 2025 में, इनकी बैठक कहाँ पे हुई थी। ठीक है, G7 का देख लेते हैं, मोदी जी हमारे खुद गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आसियान का, तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5 6 7 8 हैं, ये बैठकें आपको देख लेनी है। और हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो यहाँ से। जो प्रमुख राष्ट्रीय, वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और ये हमारे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो यहाँ से तेज़ी के साथ हम वीडियोस को देखना शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स को अपने, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखेंगे, चीज़ों को स्किप करते हुए देखेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो चलो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय, तो थोड़ा सा चीज़ों के लिए आप रुकोगे, ध्यान दो। भारत का ये विज्ञान महोत्सव नहीं है, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नहीं है, ये क्या है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 2025 का। और ये कहाँ पे हुआ है, आपको इसका क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये चंडीगढ़ में हुआ है।
ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में हुआ है। और ये विज्ञान, इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। देखो अभी कोई भी टारगेट जो ये हमारा फिक्स कर रहे हैं ना, 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, यही फिक्स कर रहे हैं। तो ये थीम आपकी है कि विज्ञान से हम समृद्धि लाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। अगला देख लेते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एक तो होता है कि मोबाइल कांग्रेस, एक देखो यहाँ पे इंडिया शब्द दे दिया है, यानी कि ये इंडिया का है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे चीज़ों को। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? ये यशोभूमि में हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में। यशोभूमि और भारत मंडपम कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये यहीं पे हुआ है, इंडिया का मोबाइल कांग्रेस। मोबाइल मतलब मोबिलिटी के लिए है ये। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दोगे। इसकी विषय क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अगला देख लेते हैं ग्लोबल फिनटेक। जब भी ग्लोबल फिनटेक की बात आए तो आप आंख बंद करके उसका आंसर मुंबई में करना, क्योंकि इसका ये सम्मेलन हर साल मुंबई में ही होता है। फिनटेक से रिलेटेड जितने भी, यानी कि फिनेंस से रिलेटेड, ये देखो फिनेंस से रिलेटेड जितने भी समिट होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं? मुंबई में होते हैं। तो आप इसको याद रखना, इसका आंसर मुंबई करना है, ये चेंज नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ई गवर्नेंस पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। अब ये बताओगे कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ये कौन सा समिट है? ये समिट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कब? विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। देखो अब ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भी है, आपको पता है धर्म धम्म की बात इंडिया में होती है, लेकिन ये देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है और इसमें धर्म धम्म की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया में ही हुआ है, ये अहमदाबाद में हुआ है। देखो रिसेंट की न्यूज है, ये 2025 में हुआ। तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की बात कहाँ पे हुई है? अहमदाबाद, गुजरात में हुई है। इसका विषय क्या है? कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। क्या है इसका विषय वस्तु? इसकी क्या है? कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का। मैं 4 बार क्यों आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ? ताकि आप रुके और भागे नहीं। ये चीज़ें अभी एमसीक्यूज में सारे यही क्वेश्चन बन बन के आएंगे, तो आप थोड़ा सा रुक रुक के देखो इसको। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे हमें? अभी देखो फिलहाल जब से ये मोदी जी आए हैं 2024 में लोकसभा के लिए, लोकसभा से जीत करके, तो आप देखो ये धर्म को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। ऐसे करके मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। धर्म को टारगेट करते हैं, जिससे क्या होता है? लोगों की आस्था धर्म से जुड़ी होती है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा मत मिलते हैं, चुनाव में जीत इनको हासिल होती है। आपने जैसे बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। और मोदी जी कहाँ से रिलेट करते हैं? तो अहमदाबाद से। तो धर्म की बात है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी का ही घर होगा, तो आप इसको अहमदाबाद रिलेट कर सकते हो। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन की बात कर लेते हैं 2025। संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। आपको एज इट इज़ यही याद करना है कि ये कहाँ पे हुआ? कोलकाता, यानी कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में। कौन सा सम्मेलन है ये? संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन है। जो कमांडर्स होते हैं उनकी, सारे कमांडरों की बैठक बुलाई गई है यहाँ पे। इनका विषय क्या है? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष और भविष्य के लिए परिवर्तन, ये आप याद रखेंगे। देखो भारत सरकार अभी सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसके लिए सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन भी इन्होंने लॉन्च किया है और ये चौथा संस्करण है इसका। थोड़ा सा ये आप याद रखोगे, सेमीकॉन का ये चौथा संस्करण है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो जाहिर सी बात है कि नई दिल्ली में हुआ है, क्योंकि ये यशोभूमि में है। यशोभूमि कहाँ पे है? नई दिल्ली में। विषय क्या है इसका? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा सम्मेलन है? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन है। रायसीना की बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि रायसीना डायलॉग हर साल कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, तो ये रायसीना, यहाँ पे ये रायसीना नाम से ही होता है ये डायलॉग, तो ये दिल्ली का ही है। और इसमें जो होता है रायसीना डायलॉग में, ये जो इस बार की जो थीम है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। अभी यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया था। तो इसकी थीम क्या है? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, रायसीना डायलॉग की ये क्या थी? थीम थी। और मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग क्या है? हर साल इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। इसकी विषय वस्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कालचक्र, लोग, शांति, ग्रह। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आए कौन थे? तो इसमें आए थे न्यूजीलैंड के
पीएम, जिसका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। जल स्थिरता सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। जल स्थिरता, जल को स्थिर करना है, यानी कि जल जो देखो जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है ना, तो उसको स्थिर करने के लिए सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। और थीम है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, ऐसे याद रखना है आपको। फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया कार्निवल क्या है? मोदी जी का देखो एक विजन है, जिसमें लोगों को क्या करना है? खेल के द्वारा फिट रखना है अपने आप को, खेल खेलना है। तो इसका भी आयोजन, जाहिर सी बात है कि फिट इंडिया, पूरी इंडिया को फिट रखना है। तो पूरी इंडिया को फिट रखने के लिए ये काम कहाँ से हो सकता है? दिल्ली से ही होगा, चाहे राजधानी से ही हो सकता है, क्योंकि पूरी इंडिया का सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। आयोजक कौन था इसका? भारतीय खेल प्राधिकरण। मैंने आपको क्या बताया? खेल के द्वारा लोगों को फिट रखना है, फिट इंडिया का विजन है। तो फिट इंडिया कार्निवल, जाहिर सी बात है दिल्ली में ही होता है ये, और इसको खेल मंत्रालय जो है, खेल प्राधिकरण कराता है फिट इंडिया मिशन के तहत। क्योंकि ये देखो मैंने बताया ना कि एक मिशन चल रहा है इनका, फिट इंडिया, खेलों के द्वारा लोगों को क्या करना है? अपने आप को फिट रखना है। अब आप ये बताओगे कि जो फिट इंडिया मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था? इसकी लॉन्चिंग क्या है? कब, मतलब कब इसको वो आयोजन, इसका शुरुआत कब की गई थी? देखो एक अगला आता है एरो इंडिया शो। देखो जब भी एरो इंडिया शो की बात आ जाए, एरो इंडिया शो, ये आपको आंख बंद करके इसका आंसर क्या करना है? बंगलुरु करना है। ये हर साल यहीं पे होता है, एरो इंडिया शो। तो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे हुआ है? ये नाम याद रखना, कभी मान लो हो सकता है बंगलुरु ना दे के येलहंका दे दे, तो येलहंका बंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ये हर साल यहीं पे होता है। थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ पे हुआ है? येलहंका एयरफोर्स में हुआ है, बंगलुरु में। देखो अगर मैं इसको स्लाइड में बना दूँ ना, तो आपको ये बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन इस तरीके से क्या है कि अभी देखो मैं बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे है? ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिससे ये चीज़ें क्या होंगी? आपके माइंड में जाएंगी। तो थोड़ा सा रुक के देखो, हो सकता है कि ये साल आपके लिए सक्सेस का साल हो, और आप अच्छी नौकरी आपको मिले, जो आप चाहते हो, आपका एम पूरा हो। तो इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आगे हमारा क्या है। विश्व पुस्तक मेला की बात करते हैं, हर साल दिल्ली में ही लगता है, प्रगति मैदान में ही लगता है। तो ये आपको याद, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। विश्व का जो पुस्तक मेला है, यानी बुक फेयर भी इसको बोलते हैं, बुक फेयर, ठीक है, ये कहाँ पे लगता है? ये दिल्ली में ही लगता है, प्रगति मैदान में ही लगता है। इस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो फोकस कंट्री है वो कौन है? तो इस बार की फोकस कंट्री है हमारा रूस। और इसकी थीम क्या है? गणतंत्र @75। थीम क्या है इसकी? गणतंत्र @75। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको याद होता है कि नई दिल्ली में बुक फेयर लगता है, लेकिन हमारी इस बार फोकस कंट्री है हमारा कौन सा मित्र? रूस। रूस, रशिया, यानी कि रूस क्यों है? कि ये हमारा मित्र है, और इसने अभी हमारे इसी मित्र की वजह से हमने इनको फोकस क्यों इस बार रखा है? ऐसे याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था, उसमें S-400 जो है वो इन्होंने ही दिया था, जिसने हमें एक बड़ी जीत दिलाई। तो इसलिए हमने इनको फोकस पे रखा है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। थीम क्या है? गणतंत्र @75। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात कर लेते हैं। अब देखो युवा वाली बात आ गई। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव अब क्या है? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भारत मंडपम में हुआ है, नई दिल्ली में। इसकी थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। आप देखो हर बार इस बार युवाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इनोवेशन पे ध्यान दें। तो किस में इनोवेशन करें? वो विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में। तो युवा महोत्सव की ये थीम थी। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर लेते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कब मनाया जाता है? यानी कि महात्मा गांधी जी जब आए थे भारत, तो उसकी डेट पे इसको मनाते हैं, उसी उसी की याद में। तो इसमें क्या है? इसका आयोजन जो है 18वां, ये आपके लिए अभी तक देखो मैंने एक भी आपको नहीं बताया कि आपको यहाँ पे ये डेट वो क्रम याद रखना है, लेकिन ये वाला क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रवासी दिवस था ये। तो 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है 2025 में, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है। किसके द्वारा? जाहिर सी बात है कि ये प्रवासी किस लिए मनाते हैं? जो बाहर से लोग आते हैं, जो भारतीय मूल के होते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए, ये जो NRI वगैरह होते हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है, ताकि वो इंडिया में के लिए कुछ काम कर सकें।
तो किसके द्वारा? ज़ाहिर सी बात है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा और ये जिस भी स्टेट में हो रहा है तो सरकार का सहयोग है। मुख्य अतिथि इस बार बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप कैसे याद रखोगे? प्रवासी भारतीय दिवस में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? काला कंगारू, ऐसे याद रखोगे। कौन आए थे? काला कंगारू। काला कंगारू कह देखो, मैं इनकी बेइज़्ती नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि भई ये कहीं के राष्ट्रपति हैं। याद रखना, प्रवासी भारतीय दिवस पे राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। और हमारे जो गणतंत्र दिवस होता है यानी कि 26 जनवरी, इसमें भी हम किसी भी कंट्री के क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को ही बुलाते हैं, याद रखेंगे आप। तो मुख्य अतिथि कौन थे? काला कंगारू यानी कि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये कहाँ के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पीएम हैं ये, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखेंगे? प्रवासी दिवस पे काला कंगारू आए थे, क्या करने आए थे? भुवनेश्वर में आए थे। काला कंगारू कहाँ के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं काला कंगारू, क्योंकि इनके त्रिनिदाद भी है और टोबैगो भी है, ठीक है। टोबैको खाते हैं इसलिए खा खा के क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। सम्मेलन की थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसकी थीम ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन, इसके पहले जो 2023 में हुआ था, वो कब हुआ था? ये 2023 वाला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं कि अब देखो, ये जो आपका ये सम्मेलन हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसी के साथ साथ अब युवाओं के लिए भी एक सम्मेलन शुरू किया गया है। तो यहीं पे जहाँ पे ये वाला सम्मेलन हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, यहीं पे युवा प्रवासी भारतीय दिवस को भी क्या किया गया है? मनाया गया है। जिसका आयोजन कहाँ पे? देखो यही बताया मैंने, भुवनेश्वर में। एक ये 8 जनवरी को हुआ है और ये 8 से 10 जनवरी को। तो पहले यही मना लेते हैं युवा प्रवासी वाला, फिर ये वाला मनाते हैं। तो किसके द्वारा? सेम चीज़ है। मुख्य अतिथि कौन थे? अब युवाओं की बात है तो जाहिर सी बात है कि काला कंगारू को तो नहीं बुलाएंगे, तो इसके लिए अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ हैं डॉक्टर देव प्रगत। नाम इनका याद रखोगे, ये नहीं पूछेगा कि ये कौन है, बस ये पूछेगा कि अमेरिका के डॉक्टर देव प्रगत को बुलाया गया था, मुख्य अतिथि थे ये, बस इतना याद रखना है आपको। सेम चीज़ दोनों एक ही जगह पे हुई है, बस अतिथि चेंज करना है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये क्या है? देखो, विश्व का आयुर्वेद कांग्रेस, ये नाम देखो पहले, और आरोग्य एक्सपो, एग्जीबिशन लगाई गई थी, प्रदर्शनी लगाई गई थी इसके लिए। ये 2024 की न्यूज़ है। कहाँ पे? उत्तराखंड, देहरादून में। और इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात पहले की होती है। तो पहला जो है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म के लिए भारत जो है वो प्रसिद्ध है, और पूरे एशिया लेवल की बात होगी तो भारत में इसका आयोजन कहाँ होगा? राजधानी में ही होगा। क्योंकि अगर भारत में ही बात होती इस राष्ट्रीय स्तर पे तो किसी न किसी स्टेट में करा लेते, लेकिन अब एशिया के बड़े बड़े मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हुए हैं हर कंट्री के, तो वो राजधानी में ही आए हैं। तो नई दिल्ली में हुआ है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, और इसमें थीम क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान की एक सम्मेलन की बात कर लेते हैं। देखो, ये वाला सम्मेलन जो था वो क्या था? ये देखो, विज्ञान महोत्सव था। अब ये क्या है? हिंदी, देखो यहाँ पे हिंदी और विज्ञान दोनों हो गया है। यहाँ पे ये कहाँ चला गया? ये राष्ट्रीय, इसमें देखो हिंदी भी है और विज्ञान भी है। सम्मेलन 2024 की बात कर लेते हैं। तो ये देखो थोड़ा पुराना हो गया है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये भोपाल में हुआ था। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका वो विषय क्या था इसका? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन बैक डेट में भी जाके चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप देख लेना हिंदी विज्ञान, क्योंकि अभी तक हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है 2024 कहाँ हुआ था? 5वां है ये क्रम में, और ये क्या है? युवा संसद महोत्सव है। तो जाहिर सी बात है कि युवा का संसद महोत्सव है तो संसद में ही होगा, तो दिल्ली में ही होगा। बस आपको यही याद करना है।
विषय क्या है? युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। आपको बस इतना याद रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। युवा अभिव्यक्ति भी अगर आप याद कर लेते हो तो भी आगे का वो आप कर ले जाओगे। तो संसद नाम में ही लिखा हुआ है युवा संसद, तो संसद युवा, युवा सारे कहाँ पहुंचे हैं? संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में हुआ है और क्या करने गए हैं? युवा जो है अपनी अभिव्यक्ति करने गए हैं, अपनी चीज़ों को बताने गए हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 की बात कर लेते हैं, तो ये देखो बहुत ज़्यादा पुराना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला देख लेते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 से 25 के विभिन्न ऑपरेशन की बात करते हैं। ये तो मतलब कितना भी पुराना हो जाए यहाँ से ऑपरेशन पूछ ही लिया जाता है। अभी देखो बात करते हैं, थोड़ा सा तेजी के साथ आगे देखेंगे। ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन की बात करते हैं। देखो ये सारे 2025 वाले हैं, नीचे बैकडेट के नीचे आएंगे। तो ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्व खुफिया निदेशालय, ये क्या है? राजस्व, ये खुफिया पे को रेगुलेट करने के लिए, उस पर निगरानी करने की एक संस्था है, उसके द्वारा चलाया गया है। किस लिए चलाया गया? एंटी नारकोटिक्स अभियान है ये। ठीक है, किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया। नाम क्या है? ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन। देखो मैं याद करवाती हूँ आपको। एक सेकेंड, देखो वाइट कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें क्या होता है? बहुत लोगों को नशा हो जाता है पी के कोल्ड ड्रिंक्स का, कि हमें भाई कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदेह होती है। नशा ने, कोल्ड ड्रिंक का नशा नहीं पालना है भाई, बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये क्या है? नारकोटिक्स है, नशा है इसमें। तो वाइट कोल्ड ड्रिंक्स, ये वाला, ये काला वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं है जो कोका कोला या थम्सअप बिकता है, ये वाइट कोल्ड ड्रिंक्स है। इसमें क्या है? इसमें नशा है, तो नारकोटिक्स है, मतलब हमारे नशे के लिए चीज़ें हैं इसमें। तो इसको रोकने के लिए खुफिया निदेशालय ने चलाया है, पता करके, राजस्व खुफिया निदेशालय का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थ, देखो आपको बस ये याद रखना है कि ये मादक पदार्थों के लिए ये भी है। सदर्न स्पीयर की बात करते हैं। सदर्न स्पीयर जो है इसके लिए कहाँ चलाया गया है? ये अमेरिका में चलाया गया है। ठीक है, अमेरिका का है ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की बात करते हैं। ये किस लिए है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका ने चलाया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ऑपरेशन फायर ट्रेल की बात कर लेते हैं। अब देखो फायर जो वर्ड है, इससे क्या याद आता है आपको? कि बम फट गया। बम पटाखे हम कब बजाते हैं? दिवाली के दिन बजाते हैं। तो भारत में चीनी पटाखों को की गैर तस्करी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए, यानी ये पटाखों से संबंधित है ना। फायर में पटाखों से, जो चीनी पटाखे की जो गैर कानूनी तस्करी हो रही थी उसको रोकने के लिए। कैसे याद रखोगे? ऑपरेशन फायर ट्रेल किस लिए चलाया गया है? चीनी पटाखों की, मतलब ये पटाखों से संबंधित है। ऑप्शन देख के आप कर लोगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, कितने जंगलों में कौन रह सकता है? या तो आतंकवादी रहेंगे या नक्सलाइट रहेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट नाम से ही लग रहा है, काला एकदम जंगल, अंधेरा। तो ये कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे ये चलाया गया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे एक घना जंगल है, वहाँ पे नक्सल विरोधी ऑपरेशन है ये। मैंने क्या बताया आपको? और ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में या तो आतंकवादी रहेंगे या फिर नक्सलवादी रहेंगे। तो देखो जो आतंकवादी होते हैं वो बॉर्डर वाले एरिया पे रहते हैं। आपको भी पता है कि जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे नक्सलवादी ज़्यादा रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर लद्दाख वाला एरिया देख लेते हैं। लेकिन ये देखो ये क्या है? फॉरेस्ट की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा अंदाजा आप लगाओगे तो नक्सलाइट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो ये नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन महादेव की बात करते हैं। क्या है ये? इसके तहत भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इतना नहीं याद रखना आपको, आपको बस ये याद रखना है कि ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया है? तो श्रीनगर में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया? भारत की सेना के द्वारा चलाया गया। मात्र इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑपरेशन महादेव कहाँ चला? श्रीनगर में चला, आतंकवादियों के लिए चला, भारतीय सेना ने चलाया। ये चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। ऑपरेशन मुस्कान की बात करते हैं कि मुस्कान 11 कहाँ पे चला है? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किसने चलाया है? तेलंगाना की पुलिस ने चलाया है। बस इतना याद रखोगे, आपका ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे याद रखोगे किससे संबंधित है? तो देखो मुस्कुराहट किसकी अच्छी लगती है? जो छोटे बच्चे होते हैं, मुस्कान, है ना। जो मुस्कान की हम बात करते हैं, छोटे बच्चे बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। तो मुस्कान को कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों को कोरिलेट करके इससे हम याद कर सकते हैं। तो बच्चों से संबंधित है ये। लेकिन ये चला कहाँ पे है? तेलंगाना की पुलिस ने चलाया है। ऑपरेशन फाल्कन की बात करते हैं।
ऑपरेशन फाल्कन क्या है? असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। देखो फाल्कन कहाँ पे चला है? असम में चला है। किस लिए चला है? गैंडों के अवैध शिकार के लिए या वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। इनमें से कुछ भी अगर आपको याद रहता है, वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए या गैंडों का जो अवैध शिकार हो रहा है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन अभी रिसेंट का है ये, तो ये असम ने चलाया है। इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन कालनेमी। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया है इसको। जो ऐसे संत हैं जो धोखाधड़ी के साथ की मतलब ठगने वाले संत हैं, धोखा देने वाले जो संत हैं, जो वेश धारण करके बैठे होते हैं कि हम साधु संत महात्मा हैं, उनके खिलाफ उत्तराखंड की सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम रखा है ऑपरेशन कालनेमी। कैसे याद रखोगे आप? काल चक्र की गणना कौन करते हैं? जो ये आते हैं पंडित जी, आते हैं हाथ देख के बताते हैं आपके काल की गणना करेंगे, आपकी ये नौकरी लगने वाली है, आपके कुंडली में ये योग है, फर्जी की बातें बताते हैं। इस टाइप मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। मैं हर चीज़ें आपको याद करने के लिए बताती हूँ। तो ऐसे करके काल चक्र की गणना कौन करता है? साधु संत महात्मा करते हैं। तो उन्हीं की के जो ठगने वाले हैं, जो गलत वेश धारण करके बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी चलाया है। ऑपरेशन शिवा की बात करते हैं तो भारतीय सेना के द्वारा ये देखो अमरनाथ की यात्रा, जब ये हमारा आतंकवादी घटना हुआ था बैसरन घाटी में, उसके बाद जो अमरनाथ की यात्रा हमारी स्टार्ट हुई थी, उसको सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यात्री अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, तो भारतीय सेना ने ये चलाया था ताकि उनको सुरक्षित और ये यात्रा संपन्न करवाई जा सके। तो इसका नाम रखा था ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ की यात्रा जाहिर सी बात है शंकर भगवान की यात्रा होती है, तो शिवा शिवा करते लोग जाते हैं, तो इसलिए क्या है ऑपरेशन शिवा रखा गया, भारतीय सेना ने इसको चलाया है। इस तरीके से आप याद रखोगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मिडनाइट हैमर क्या है? अमेरिका ने क्या किया है, मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमले करके उसको नष्ट कर दिया है, यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपको मैं एक बात बताऊं, जो यूएसए होता है ना, आपने अगर अगर करंट अफेयर से जुड़े होगे तो आप देखते होगे कि यूएसए के जितने भी अटैक्स होते हैं वो रात में ही होते हैं। देखना, जब लादेन को इसने मारा था या कभी भी, तो मिडनाइट में अटैक करने के लिए कौन फेमस है? हमारा अमेरिका। तो इस तरीके से आप याद करोगे। मिडनाइट हैमर में ऑपरेशन किसने चलाया? अमेरिका ने चलाया। किसको मिडनाइट हैमर मारा है? हैमर मतलब हथौड़ा, और ये हथौड़ा अमेरिका ने किसके पे चलाया भाई? ईरान पे चला दिया। ये किस पे चला है? ईरान पे। हैमर ईरान पे। ऐसे करके याद रखोगे। ऑपरेशन सिंधु की बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा इजराइल ईरान युद्ध जब हो रहा था, तो वहाँ से अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन सिंधु कहाँ चला था? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ये, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ईरान में जो भारतीय थे, यहाँ पर जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। याद रखना, अगर ये इजराइल ना देके यही पूछते कि ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, तो ये सही आंसर होगा आपका। ऑपरेशन टू प्रॉमिस की बात करते हैं, तो ये ऑपरेशन देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको। एक यहाँ पे था राइजिंग लायन, ये देखो थोड़ा सा याद करने का तरीका देखो, ये देखो एक ऑपरेशन इजराइल ने चलाया, राइजिंग लायन। ठीक है, राइजिंग लायन का क्या मतलब है कि इजराइल ने ईरान पे, इजराइल का देखो दुश्मन कौन है? ईरान। अब इजराइल हम सभी को पता है कि बहुत ताकतवर कंट्री है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इजराइल ने ईरान पे जब इनके ठिकानों पे बम गिराया, मिसाइल्स दागे, तो कौन सा इसने दहाड़ा शेर की तरह कि मैं दहाड़ता हूँ। वैसे भी सभी जानते हैं कि कहता मैं घुस के मारूंगा। इजराइल के लिए ये बातें फेमस हैं कि अगर इसके यहाँ कोई एक बम मारता है तो ये अंदर घुस के सब कुछ नष्ट कर देता है। तो राइजिंग लायन यानी कि इसने क्या किया? उगते हुए चिल्लाते हुए शेर की तरह हमला किया। किसके पे? इसका दुश्मन है ईरान। तो ईरान ने कहा कि भाई देख, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जितना भी बड़ा हूँ तेरे कुछ चीज़ें तो मैं नष्ट कर ही दूंगा। तो ईरान ने जब पलट के वॉर किया था इजराइल पे, तो उसी को कहा गया ऑपरेशन टू प्रॉमिस। यानी कि ऑपरेशन सबसे पहले देखो, शेर सबसे पहले चिल्लाता है बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन जब हाथी दहाड़ता है तो फिर शेर की भी फट जाती है। तो ये तो हम इसको यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, शेर की तरह सबसे पहले इसने बोला, इजराइल ने इस ऑपरेशन के थ्रू ईरान से
कि इसने क्या किया, बहुत ही तबाही मचाई ईरान में। तो ईरान ने फिर कहा कि भाई देख, मैं छोटा तो हूँ, टेक्नोलॉजी में मैं तेरे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास जितनी तथा है, जितनी शक्ति है, उतना मैं तेरा तहस नहस कर दूंगा। तो इसने प्रॉमिस किया, यानी कि राइजिंग लॉयन इजराइल ने ईरान पे, और टू प्रॉमिस ये पलट के यही से आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है यहाँ पे। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया होगा। यही चीज़ है, जवाबी कार्ड यही लिखा होगा इसने। ठीक। ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करते हैं, सिंधु मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी एक अच्छी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बस थोड़ा सा। ये देखो, अभी क्या था, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अभी रूस ने क्या किया था कि रशिया की, हमने देखा कि इन्होंने बहुत परेशान किया किसको, यूक्रेन को। ठीक। यूक्रेन को इसने तबाह कर दिया। अब यूक्रेन भाई छोटी सी कंट्री है, लेकिन यूक्रेन, अब सोचो, आपने अगर कभी अपने घर में दीवार पे देखा होगा, एक मकड़ी को आप देखो, मकड़ी को, तो मकड़ी क्या करती है, एक दिन में छोटे छोटे ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, ये पूरा जाल ये बना देती है। एक छोटी सी मकड़ी एक जाल बना देती है इतना बड़ा। तो उसी तरीके से रशिया जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ी कंट्री, आपको पता है, लेकिन एक छोटी सी कंट्री उसके आगे ने रसिया को के कई मतलब सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और इसने कहा कि भाई मैं मकड़ी तो जरूर हूँ, लेकिन मैं जाल भी बहुत अच्छा बुनती हूँ। ये किसने बुनता हूँ, किसने कहा, यूक्रेन ने। मतलब कि तुम बड़े जरूर हो, भले ही मैं स्पाइडर हूँ, मकड़ी हूँ छोटा सा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ऐसा जाल बुनूंगा कि तुम तबाह हो जाओगे। सेम वही चीज़ है, इसके द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक हमले किए थे और कुछ नष्ट भी किया था। सोचो, एक इतना छोटी सी कंट्री होकर के रशिया जैसे कंट्री पे इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उसी तरीके से जैसे एक छोटी सी मकड़ी क्या करती, इतना बड़ा जाल बुन देती है। ऐसे आप याद रखोगे। ऑपरेशन शील्ड की बात करते हैं, तो ये देखो, ये क्या है, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान से सटे राज्यों में ये चलाया गया था। मॉक ड्रिल है ये, एक तरीके से। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग देना कि अगर कोई अचानक से हमला होता है तो आप किस तरीके से की एक्टिविटी करेंगे। तो ऑपरेशन शील्ड की बात करेंगे तो कहाँ पे, सीमावर्ती, मतलब सीमा पे। ऐसे याद रखोगे, भारत सरकार ने कहाँ पे चलाया था, सीमा पर चलाया था। अब ये इतना कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन शील्ड कहाँ पे, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर वाला, मतलब सीमा से सटे हुए राज्यों में। ऑपरेशन केलर की बात करते हैं, तो देखो केलर क्या है। केलर के तहत क्या किया गया था, किल कर दिया गया था। किसको किल कर दिया गया था, आतंकवादियों को किल दिया गया था। केलर मतलब किल कर दिया गया था। भारतीय सेना के द्वारा क्या कर दिया गया, किल किया गया। किसका किल किया गया, तो किसको किल करते हैं, भारतीय सेना आतंकवादियों को ही मारती रहती है, तो किलर के द्वारा किल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी को पता है कि 7 मई की डेट हमें नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितने तारीख को चलाया गया था, तो 7 मई को चलाया गया था। इसको रोका कब गया था, जो युद्ध विराम कब हुआ था, तो आप बताओगे 10 मई को। जो युद्ध शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये 10 मई को रोक दिया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर हम सभी को पता है। ऑपरेशन चक्र 5 की बात करते हैं, सीबीआई ने चलाया था। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया था। तो आपसे ये पूछेगा कि ऑपरेशन चक्र 5 क्या है, तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन चक्र। ये क्या था, मतलब इस तरीके से एक जो हम फर्जीवाड़ा करते हैं ना, डिजिटली सिम विम से रिलेटेड, वही था ये। सीबीआई ने चलाया था इसको। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं, देखो मैक्सिमम मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोगों ने पढ़ा है कि भूकंप आया था म्यांमार और थाईलैंड में, इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ये भारत सरकार ने चलाया तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ म्यांमार में चलाया। जो भूकंप आया था उससे पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता यहाँ से भेजी गई थी। तो ये ब्रह्मा कहाँ चला है, म्यांमार में, भूकंप से जो लोग पीड़ित थे उनके लिए। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, अब डेविल हंट। डेविल किसको कहते हैं, शैतान को कहते हैं। और शैतानों को क्या करना है, मारना है। शैतान कहाँ पे, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना। जो आपने शेख हसीना वाला केस सुना होगा, तो उसमें क्या किया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ पे चलाया गया है, बांग्लादेश में चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भाव की बात करते हैं। ऑपरेशन सद्भाव है, ये सद्भावना नहीं है, याद रखना, सद्भाव लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे देखो आपको रोक रही हूँ, ये सद्भाव है। ऑपरेशन जो है सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी। अब आप मुझे बताओगे, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टाइफून यागी कहाँ पे आया था, इसका नाम किसने किया है, किसने दिया है। देखो इंपॉर्टेंट है ये, चलो मैं ये बता देती हूँ। टाइफून यागी का नाम जापान के द्वारा दिया गया है।
तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद भेजी थी। यानी कि जो टाइफून यागी है ये कहाँ पे आया था, म्यांमार वाला एरिया, लाओस और वियतनाम में आया था, जिसका नामकरण किया था जापान ने। और भारत सरकार ने जब ये टाइफून आया था, चक्रवात आया था, तो उसके लिए क्या भेजा था, ये सहायता भेजी थी ऑपरेशन सद्भाव के तहत। ऑपरेशन कन्विक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के नाम पे लोगों को क्या करते हैं, अपराध, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं जबरदस्ती, उनके लिए चलाया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। ये किसका है, कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार का है। इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम देख रहे हैं, वैसे भी स्टेट वाला भी पूछ लेता है, तो यूपी सरकार का है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करते हैं, अभी तो हमने ऊपर राइजिंग लायन देखा था, अभी राइजिंग सन आ गया। तो खुफिया निदेशालय, अभी हमने राजस्व खुफिया निदेशालय का कौन सा देखा है, बताना जरा, क्या नाम था ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी के लिए चलाया गया है ये, सिंडिकेट बाजारों के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट का है, याद रखेंगे आप। ऑपरेशन राइजिंग सन या ऑपरेशन राइजिंग, यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा है ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वो लायन क्या था, इसराइल के द्वारा ईरान पे हमला किया गया था, लेकिन ये राइजिंग सन है, ठीक है। तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। और सोने की तस्करी को जो कर रहे थे सिंडिकेट, उनका भंडा फोड़ने के लिए ये चलाया गया। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रुक के देखेंगे, भागना नहीं है यहाँ पे। ये देख लो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की बात करते हैं। बॉम्बी बकेट क्या है, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। बेसिकली उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लगी थी, उसकी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा चलाया गया था उत्तराखंड में, नैनीताल में। ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की सरकार ने ही चलाया था केदारनाथ यात्रा के लिए। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ से संबंधित है, तो ये केदारनाथ यात्रा से संबंधित है। ऑपरेशन शील्ड हमने अभी देखा आपको कि ये इजराइल ने ईरानी हमले, ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम, अच्छा, इनके डिफेंस ऑपरेशन का नाम है ये ऑपरेशन शील्ड। और ऑपरेशन शील्ड भारत में क्या है, एक वो है सीमावर्ती जो है मॉक ड्रिल है। ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेशन संकल्प क्या किया भारतीय नौसेना ने, इसके तहत जो ईरान का जहाज था अल कंबर उसका नाम है, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे जो हैं आपका सोमालिया वाला एरिया, वहाँ पे समुद्री जहाज जब जाती है तो उसे लूट लेते हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को समुद्र जो हैं वहाँ पे, मतलब कोई भी नागरिक होता है, तो ये जो सोमालिया वाला एरिया यानी कि अरब सागर वाला एरिया है, उसमें जो है लूट लिया जाता है इनको। तो अभी एक जहाज जा रहा था, ईरान का जहाज था, जिसका नाम था अल कंबर, और उसमें 23 पाकिस्तानी लोग भी सवार थे, नागरिक थे वहाँ के। वहाँ पे भारत सरकार ने इन अल कंबर को और 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, किससे, समुद्री लुटेरों से। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं, तो हैती में फंसे, हैती कहाँ पे है आप देखोगे तो लैटिन अमेरिका की कंट्री है, अमेरिका के नीचे आप देखोगे कैरेबियन कंट्री है ये। तो इंद्रावती जो है वहाँ पे चलाया गया था फंसे भारतीयों को। आप देखोगे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे फंस गए थे, तो इंद्रावती के तहत हमने उनको यहाँ से बाहर निकाला था। ऑपरेशन कामधेनु की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अब कामधेनु नाम से पता चल रहा है कि मवेशियों की जो तस्करी हो रही थी उसके लिए है ये, लेकिन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ऐसे याद रखोगे आप। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करते हैं, तो इसको चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने। नन्हे फरिश्ते का मतलब ये है कि जो बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे जो बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से, स्टेशनों पे खो जाते हैं, तो उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए रेलवे ने क्या किया है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हमास ने इजराइल पे, अब देखो इजराइल में ही आपने हमास गाजा पट्टी वाला एरिया सुना होगा, तो गाजा पट्टी में आपका क्या है, हमास रहता है, एक आतंकवादी संगठन है ये। तो इसने क्या किया, इजराइल पे अटैक किया है, और उसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया, अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल पे क्या किया है, अटैक किया है, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत की बात करते हैं, तो केरल सरकार का है ये ऑपरेशन अमृत। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है, इसको हल्के में मत लेना। ये एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा हम खाते हैं उसको, तो उससे लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा मत खाइए, इससे क्या होगा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है आपका वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए ऑपरेशन अमृत चलाया है केरल सरकार ने।
ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं। सर्वशक्ति क्या है? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया है सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भले पुराना हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट हर साल रहता है। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से मतलब इजराइल में जो भारतीय फंस गए थे जब ये युद्ध हो रहा था, अलक्सा फ्लड के दौरान जब ये हमले हो रहे थे, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया और इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, कहाँ फंसे? इजराइल में फंसे भारतीयों को, याद रखना, यहाँ से निकालने के लिए अजय चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 2 की बात करें, देखो चक्र वाले ऑपरेशन सीबीआई ही चलाता है, ऐसा आपको ऐसे याद रख लेना है, और ये साइबर अपराध के लिए ही चलाता है। ऑपरेशन 1 2 3 करके सीबीआई चलाता है, तो सीबीआई का ऑपरेशन है ये, ठीक है, चक्र 2। अगर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की बात करें, आयरन स्वॉर्ड, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। आपको एक बात करें, इस तरीके का जो नाम आता है आयरन स्वॉर्ड, या फिर यहाँ पे देखो एक नाम आ गया है जैसे आयरन डोम, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये इजराइल से ही संबंधित होते हैं, ठीक, तो इजराइल ही करोगे आप। ऑपरेशन सजग की बात करते हैं, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए, यानी कोस्ट गार्ड जो है हमारे, उन्होंने कोस्टल जो एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग चलाया है। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ ऑपरेशंस हो गए जिनको हमने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। देखो, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट से भी आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि ये रिपोर्ट किसकी है सॉरी तो ये थोड़ा सा हम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि ये रिपोर्ट में थोड़ा सा इनके एरर है, तो मैं इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से कराऊंगी, खुद का अपना लिखा हुआ नोट्स में कराऊंगी, तो इसको हम स्किप करते हुए थोड़ा आगे निकलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है और मुझे कुछ एरर इसमें दिखा है। एक देखो, एक टीचर का ये काम होता है कि वो आपके सामने सही चीज़ों को पेश करे, ऐसा नहीं कि इसमें जो भी चीज़ें लिखा है बस मैं एज इट इज़ आऊँ आपको ऐसे पढ़ के चली जाऊँ। नहीं, एक टीचर हमेशा सबसे पहले चीज़ों को देखता है कि जो भी चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा इसमें एरर दिखा है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा आगे नई चीज़ें देखती हूँ। ये क्या है? विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिपोर्ट, देखो इसमें रैंकिंग नहीं है लेकिन ये कब कौन जारी करता है ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। अब ये कैसे याद रखोगे? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको क्या करने की जरूरत है? हमेशा वॉच करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? वॉच, ऐसे। तो जलवायु परिवर्तन को वॉच करो भाई, हमारा जो है जलवायु वो क्या है, हमारी क्लाइमेट क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो इसको कौन जारी करता है हर साल? जर्मन वॉच। देखो इसके नाम में क्या है? जर्मन वॉच। ऐसे करो, याद करो आप। जलवायु के परिवर्तन को हमेशा क्या करना है? वॉच करने की चीज़ है कि हमारी जलवायु कितनी चेंज हो रही है। तो ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 23वीं रैंक है। पहला रैंक किसका है? किसी का भी नहीं है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा रैंक किसी को भी नहीं दिया गया है। कोई कंट्री इतनी अच्छी नहीं है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा क्या किया हो? परफॉर्मेंस किया हो, प्रदर्शन किया हो। ये देखो लिखा है ना, प्रदर्शन सूचकांक। तो कोई भी प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है, इसलिए 3 पे ये रैंक खाली है, और चौथे स्थान पे हमारा आता है डेनमार्क। मैंने कल ही बताया था आपको कि डेनमार्क और स्वीडन जो है इस मामले में बहुत अच्छी कंट्री हैं, जो चीज़ों को काम कर रही हैं क्लाइमेट पे। तो ये 23वीं रैंक है भारत की, आप याद रखेंगे भारत की रैंक इसमें क्या है? 23वीं है। एक मिनट, ये देखो, ये थोड़ा सा 2026 वाला जो है, ये मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये वाला जो सूचकांक निकलता है, अगर ये 26 नाम से निकलता है तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो मतलब आगे की डेट छपी होती है, आता पहले ही है। ये देखो, ये क्वेश्चन कभी कभी जाके ना 2026 और 2025 करके ऐसे लिख देते हैं। तो आप याद रखना कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो सूचकांक है, ये 2026 की है। इसमें रैंक कितनी है? 23 है भारत की रैंक, जबकि पिछली रैंक हमारी कितनी थी? 10 थी। तो हमारी रैंक क्या हो गई है? खराब हो गई है। ये आप ऐसे करके याद रखोगे, इस डेट से कंफ्यूज नहीं हो गई। ये मैं थोड़ा आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, जैसे आपसे पूछ दिया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जैसे मान लो इसमें नहीं दिया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अब ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिपोर्टें ऐसी होती है, जैसे मैं आपको पिछला दिखाऊं यहाँ पे, तो कुछ रिपोर्टें जो है 2024 के नाम पे, जैसे ये वाली रिपोर्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये रिपोर्ट जो है ये क्या करता है कि 2024 तो लिखा है, लेकिन ये रिपोर्ट
रिपोर्ट जारी होती है 2025 में, तो इससे थोड़ा एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। तो इस सूचकांक में हमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये दो आगे की है कि पीछे की रिपोर्ट है। तो ये 2026 नाम से जो आया है उसमें भारत की रैंक 23वीं है। भारत की रैंक क्या हो गई, खराब हो गई, यानी कि 2025 वाली जो रिपोर्ट आई थी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, उसमें हमारी रैंक कितनी थी, 10वीं थी, और अभी हमारी रैंक खराब होकर के कितनी हो गई है, 23वीं हो गई है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ दो इसको, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अगला देखो, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। अब जलवायु जोखिम यानी कि कौन सी कंट्री जो है क्लाइमेट से कितने ज़्यादा जोखिम में चल रही है, ये मैंने क्या बताया, जलवायु को क्या करना है, हमें हमेशा जो है वॉच करना है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु से जो जोखिम आ रहा है, हमें उसको वॉच करना है। तो कौन निकालेगा इसे, जर्मन वॉच, ऐसे याद रखना है आपको। इसमें क्या है, भारत की रैंक कितनी है, 15वीं रैंक है। बस ये इसी साल का आपको याद रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये सूचकांक आ गया था, तो ये पिछला आपको नहीं याद रखना है, 15वां स्थान है। और ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं, देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और एक और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आई थिंक आगे आएगा। तो अगर ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिख के आ जाए कि एशिया फायर पावर इंडेक्स, यानी एशिया का अगर पूछ दे, तो आप यहाँ पे भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 3rd हो जाएगी, याद रखना, तीसरी रैंक हो जाएगी। तो ये फायर पावर क्या है कि कौन सा देश जो है कितना ताकतवर है, ये बताता है। तो globalfire.com के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, और पहले नंबर पे हम सभी को पता है कि अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, और चौथे नंबर पे भारत है। देखो ये यहीं पे दिया हुआ है, एशिया फायर पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट निकालता है सिडनी का, ये एशिया वाला, और ये इसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, और भारत की रैंक कितनी है, तीसरी है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, पिछले साल भी हम तीसरे पे थे, इसमें भी पिछले साल चौथे पे थे, सेम रैंकिंग है, चेंज नहीं हुआ है। सतत व्यापार सूचकांक में देख लेते हैं कि इसको कौन निकालता है, ये सतत व्यापार सूचकांक 2025 हेनरिच फाउंडेशन निकालता है, और आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। और ये इसमें भारत की रैंक कितनी है, 23वीं रैंक है भारत की, पिछले साल भी हमारी रैंक 23वीं ही थी, और यूनाइटेड किंगडम इसमें जो है पहले रैंक पे है, शीर्ष देश पे है व्यापार करने में। कैसे याद रखोगे आप, व्यापारी जो थे कौन थे, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो क्या थी, व्यापारी बन के आई थी, और इन्होंने सतत व्यापार, धीरे 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 लगातार व्यापार करके हमको लूट करके कंगाल करके चले गए। तो जाहिर सी बात है कि यही रैंक फर्स्ट पे आएंगे कि व्यापार करने के मामले में, क्योंकि सारा धन तो लूट करके कहाँ लेके चले गए, ब्रिटेन लेके चले गए। तो ऐसे करके आप याद रखोगे, ये पहले नंबर पे है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की बात करते हैं, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है वेल्थुंगर हिन्फे, जो है जर्मन संस्था है एक, वेल्थुंगर हिंगे, ये निकालते हैं। और इसमें ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री भुखमरी के कितने उस पे है, स्तर पे है। तो इसमें सबसे जो आपका ये देखो, भारत की रैंक कितनी है, 102वीं रैंक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा कि पहले रैंक पे आर्मेनिया का स्थान है, तो यकीन मानना हम में से कोई भी आर्मेनिया को करके नहीं आएगा। सब सोचेंगे कि ये कंट्री कैसे पहले नंबर पे हो सकती है। तो आप ये याद रखना, देखो मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ, यहाँ पे आर्मेनिया पहले नंबर पे है, और जबकि भारत भुखमरी के मामले में सोचो 102वें नंबर पे है, यानी कि भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। और थोड़ी सी सही हुई है, 2024 में तो हम 105वें नंबर पे थे, लेकिन फिलहाल अभी हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, हम 100 के अंदर भी नहीं है। यानी हमारे यहाँ भूखमरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जितनी रैंकिंग ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा भूखमरी होती है। तो इसको वेल्थ, अब ये कैसे याद रखोगे, भूख, भूख को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, भूख को हम लिखते हैं इंग्लिश में हंगर, ये लिखते हैं कि आई एम हंगरी। तो हंगर देखो इसमें आ रहा है ना, वेल्थ, वेल्थुंग हंगर, हंगर देखो इसमें आ रहा है हंगर, ये अंक की मात्रा है, और ये हंगर। तो वेल्थुर हंगर हेल्फे ने इसको जारी किया, जर्मन संस्था है ये, तो उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक थोड़ी सी सुधरी है, 3 अंक सुधर के 102वीं हो गई है। 2024 में 105 थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, और हम एक छोटे देश से सीख ले सकते हैं, आर्मेनिया से, जो पहले नंबर पे, इसके यहाँ गरीबी बिल्कुल भी नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखो, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और इसमें रैंकिंग बदलती रहती है। तो अभी हमारा क्या है, 85वां स्थान है, हर 6 महीने पे ही तो ये जारी होता है। और पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले ही निकालता है, हेनले एंड पार्टनर्स निकालते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लेते हैं 2025, ये द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कैसे याद रखोगे, द हेरिटेज फाउंडेशन, कौन सा सूचकांक है ये, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन 2025 का है ये। और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 128वीं रैंक है, पहले नंबर पे है हांगकांग।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें हांगकांग ने बाजी मार ली है और भारत 128वें स्थान पे है। अब ये देखो 2024 में ये 84 नंबर पे था और ये अभी कहाँ पहुंच गए हैं, 128वें स्थान पे पहुंच गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हो क्या होता है? कि मतलब कि अगर कोई बाहरी कंट्री हमारे यहाँ आ रही है, कुछ लगा रही है, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही है, तो उनको कितनी फ्रीडम है, कितना ज़्यादा आप उनके पे बाउंड नहीं कर रहे हो आप उनको। ये उसी से रिलेटेड है जो हेरिटेज फाउंडेशन इसको चेक करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसको कौन जारी करता है? विपो। यानी कि अब देखो, नवाचार आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? अगर आप नवाचार करोगे तो आपको पेटेंट मिलेगा, आपको कॉपीराइट मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं ना। तो ये देखो बौद्धिक संपदा यहाँ पे लिखा है, नवाचार करते हैं तो बौद्धिक संपदा ये कौन देता है? इस टाइप की संस्था देती है जो कॉपीराइट या फिर या आपका पेटेंट वाली चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होती है? इनको हम अगर जीके जीएस पढ़ते होंगे तो इसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो वही ये जारी करती है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, यानी कि नवाचार के मामले में हम 38 नंबर पे हैं। और नवाचार वही लोग कर सकते हैं भाई जिनकी स्थिति बड़ी अच्छी हो, जो ठंडी ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जाके किसी का भी मन अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करेंगे? नवाचार करेंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जबकि भारत में इतनी गर्मी पड़ती है भाई, हाई हाई गर्मी, 38वीं रैंक है। ठंडी पड़ेगी तो ठंडी पड़ेगी, तो यानी कि हम 38वें स्थान पे हैं। ना तो बहुत ख़राब हैं, ना तो बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक यानी कि आईएमडी निकालती है। और इसमें भी आप टैलेंट उसी के पास होगा, वही मैंने बताया आपको। जो नवाचार करेगा मतलब वो उसके पास क्या है? टैलेंट ज़्यादा है। तो भारत की रैंक इससे भी ज़्यादा खराब हो गई है, 63वीं रैंक हो गई है। ठीक। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, इसको भी आईएमडी ही निकालता है कि कौन सा शहर जो है वो बहुत अच्छा है रहने के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि रहने के लिए अभी मैंने बताया कि हम कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, ज्यूरिख जाएंगे। ये तीनों में देखो अच्छी अच्छी चीज़ें। नवाचार कब करेंगे? जब हमको ये अच्छी अच्छी जगह मिलेगी, स्मार्ट सिटी मिलेगा रहने के लिए, तब हम अच्छा सोच पाएंगे। तब अगर अच्छा सोचेंगे तो ये इसका मतलब हमारे लिए टैलेंट है। तो ये तीनों रैंकिंग में देखो स्विट्जरलैंड ही है। और अगर भारत में बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दिल्ली की रैंक 104 है, जबकि मुंबई की रैंक 106 है। मतलब हमारे यहाँ टॉप पे कौन है? दिल्ली है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 जो है, इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर और बेंगलुरु जो है हमारा, वो 26वें नंबर पे है। विश्व कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 की बात कर लेते हैं, तो इसको भी आईएमडी के द्वारा ही जारी किया जाता है। और सिंगापुर इसमें टॉप पे है, जबकि भारत की रैंक कितनी है? 41 रैंक है भारत की। और हमारी रैंक देखो थोड़ी ख़राब हो गई है। पहले हमारी रैंक कितनी थी? 39 थी। अभी कितनी हो गई है? ख़राब होके हमारी कितनी हो गई है? 41 हो गई। क्यों हो गई है? कि भाई देखो कोई भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा है, और हम सब क्या करते हैं? मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रैंक तो ख़राब होगी ही। तो 39 से हम कहाँ घिस के चले आए हैं 41 पे। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत करो भाई, थोड़ा सा कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप उसको क्या करिए? बीट करिए। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार भारत जो है अंडर 100 आया है। पहली बार भारत की रैंक जो है वो 100 के अंदर आई है, 99वें रैंक आई है। और भारत का स्कोर कितना है? 67। तो ये आपको याद रखना है। और ये सतत विकास लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात है इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य को कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसके नाम में ही है, सतत विकास का समाधान करना है। और पहले नंबर पे हमारा कौन हो जाता है? अपना फिनलैंड। ठीक है। तो फिनलैंड को याद रखेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करते हैं। अब देखो यूनिकॉर्न के मामले में भारत का जो है वो रैंक, भारत की का तीसरा रैंक आ गया है इस बार। यानी कि भारत के पास कितने यूनिकॉर्न हो गए? 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा रैंक है। ठीक। और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किसके पास है? जैसे आपके स्टार्टअप होते हैं, फिर स्टार्टअप की जो क्या होती है, टर्नओवर उनका बढ़ता है, तो उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। उस तरीके से ये आपकी यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न के मामले में ये जो हुरून ग्लोबल जो है, ये एक संस्था है जो यूनिकॉर्न इंडेक्स निकालती है। ठीक है। ये देखो यूनिकॉर्न इंडेक्स मतलब कि यूनिकॉर्न के कितने यूनिकॉर्न भारत में हैं। तो इस मामले में भारत थर्ड है, और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है? अमेरिका में है। ऐसे याद रखोगे आप। वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, शांति कहाँ पे होगी? एक सेकंड, ये देखो
वैश्विक शांति सूचकांक, जाहिर सी बात है इसको जारी करने वाले के नाम में ही है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस मतलब शांति, इसके नाम में ही है। ये कौन जारी करता है? लेकिन आप ये बताओ, जहाँ भी शांति होगी, जहाँ पे ठंडक होगी, वहाँ का वातावरण कैसा होगा? ठंडा ठंडा होगा। जहाँ पे ही महिलाएं और पुरुष आपस में नहीं लड़ेंगे, जब देखो तब घर, आप ही अपने घर में देख लो, मम्मी पापा को देख लो, भैया भाभी को देख लो, लड़ते ही रहते हैं, कुछ ना किच 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 होता ही रहता है। तो अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, शांति है घर में, मतलब क्या है? ठंडा ठंडा। भाई माहौल आज ठंडा क्यों है? तो पहले रैंक पे कौन है? आइसलैंड, ठंडा है एकदम। ठीक, ऐसा करके याद रखोगे। भारत की रैंक क्या है? 115वीं है। क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई लड़ता ही रहता है घर में। तो 115वीं रैंक है भारत की। और भारत की रैंक जो है थोड़ी सी सही हुई है, 116 से 115वीं हो गई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात, ये याद हुआ कि नहीं आपको? शांति वाला। शांति कहाँ पे होगी? जब जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे ठंडक होगा। तो आइसलैंड पहले नंबर पे पूछता है, ये ध्यान रखना। और भारत में क्या है? ठंडक बिल्कुल भी नहीं, 115वें नंबर पे है। किच 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 होता रहता है। तो हम क्या है, 116 से 115 पे थोड़ा सा सुधार हुआ है, सीख रहे हैं हम भी बाहर से। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात कर लेते हैं, तो इसको जारी करता है, इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, पूछा जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की जितनी भी रिपोर्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, याद रखना आप। तो ये चाहे ग्लोबल जेंडर गैप, ये दोनों रिपोर्ट, ये वाली और ये वाली, याद रखेंगे आप। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ऊर्जा में आप कितना चीज़ों को एक जीवाश्म वाले ईंधन से कितना आप जो है गैर जीवाश्म में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके लिए ये निकलती है रिपोर्ट। और इसमें पहले नंबर पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऊर्जा में रिलेटेड अच्छा काम करना होगा तो हम क्या बताएंगे? स्वीडन का नाम। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वीडन क्या है, सोलर एनर्जी के मामले में बहुत तेज काम कर रहा है और ये पहले नंबर पे है। यानी कि हम गैर जीवाश्म कोयला से, पेट्रोलियम से अब हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? सोलर पे या फिर पवन पे। तो ये ऊर्जा के मामले में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो है, इसमें क्या होगा? स्वीडन और डेनमार्क बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें अगर एनर्जी की बात करते हैं सोलर में, तो स्वीडन का अच्छा रोल है और ये पहले नंबर पे है। भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत 71st यानी कि 71वें नंबर पे है। और पिछले साल भारत की रैंक कितनी थी? 63। अभी कितनी हो गई है? रैंक हमारी खराब हो गई है, यानी कि 71वीं रैंक हो गई है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात कर लेते हैं कि महिला पुरुष में कितना हमारे यहाँ स्थिरता है, कितना मतलब कितना हम चीज़ों को मत वो नहीं करते हैं, समानता है हमारे यहाँ, इस चीज़ के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दोनों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी को पता है कि ये दोनों जो ये संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी बैठक हर साल कहाँ पे होती है? दावोस में होती है। ठीक है, तो दावोस में ये बैठक होती है। तो यही और इसी की ये दोनों रिपोर्ट है। और ये ग्लोबल जेंडर गैप तो आए दिन हर एग्जाम में पूछता ही है। इसमें अगर बात करेंगे, देखो हमारे यहाँ अधिकतर किच पिच पिच क्यों होता है? जब हम कहते हैं, महिलाएं चिल्लाती रहती हैं कि हमें बराबरी का दर्जा दो, मैं ही सारा काम क्यों करूँ, तुम कुछ नहीं करते हो। तो ये आप देखोगे तो घर में मम्मी पापा या फिर यही लोग लड़ते हैं, दोस्त आपस में लड़ते नहीं कभी। तो जेंडर गैप की जो में ये जो होता है ना, अगर यहाँ पे इस गैप को हम ख़त्म कर दें तो माहौल फिर से क्या हो जाएगा? हो जाएगा ठंडा। तो ये हमारे पहले रंग पे कौन है? ठंडा ठंडा माहौल है, क्योंकि हमने गैप ही खत्म कर दिया, चाव चाव ही बंद हो गई। तो ये आइसलैंड पहले नंबर पे है। और भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। यानी कि देखो 2024 में हम 129 पे थे और इस बार हमारी रैंक कितनी हो गई है? 131। यानी हमारी रैंक खराब हो गई है। 2 अंक फिसल करके हम एक, जितनी रैंक ज़्यादा बढ़ेगी हमारी स्थिति उतनी ही खराब होगी। ये देखो, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम लेके इसको आराम से बता रही हूँ आपको। यही रिपोर्ट आप स्लाइड में पढ़ोगे एक एक करके, तो आपको 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पे एक ही जगह पे मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उसके बाद शेयर भी करना, ताकि मैं इसी तरीके से इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँ। अगला देख लेते हैं। देखो ये आइसलैंड हो गया, 131वीं रैंक। ये दोनों रैंक आप नहीं भूलेंगे, मैं कई बार कह रही हूँ, ये पूछता ही पूछता है। यानी 71वीं और 131वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप में है, भारत की खराब हो गई है रैंक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अभी तो हमने शायद इसको देखा था ऊपर, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, वो दूसरी रैंक है। देखो ये वाली जो रैंक है ना, ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की है, और ये वाली 2025 वाली है। ठीक है, ये देखो 2025 वाली अभी हमने ऊपर देखा था कि भारत की कितनी रैंक है? 10वीं रैंक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। और इसमें डेनमार्क का ही चौथा, देखो उस वाले में भी देखो डेनमार्क ही है इस बार भी। ये देखो डेनमार्क ही पहले नंबर पे है, ये वाला, ये हमेशा इसी नंबर पे रहता है। तो आप इसको डेनमार्क कर सकते हो, याद कर सकते हो। भारत की रैंक 10वीं थी, अभी भारत की रैंक 23वीं हो गई। अभी हमने देखो ऊपर देखा ना, तो हमारी रैंक खराब हो गई है।
तो ये 2025 की है रैंक। याद रखना, ये जरूर देख लेना कि 2025 का पूछ रहा है कि 2026 का। तो जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी इसको जारी करता है। क्या करना है? मानव का विकास करना है। तो इसमें राष्ट्र ये है ना, विकास कार्यक्रम ही जारी करेगा। मानव का विकास कौन करेगा? जिस विकास कार्यक्रम करेगा। तो इसकी नाम में ही है यूएनडीपी के द्वारा। तो यूएनडीपी, और इसमें पहले नंबर पे अगर लोगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसमें भी आइसलैंड पहले नंबर पे है। विकास सबका हो ही गया है। भारत की रैंक अगर देख लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट में, तो 130वां स्थान है। भारत का बहुत अच्छा स्थान नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देख लेते हैं। अब प्रेस की बात कर लेते हैं। देखो, टेलीविजन हो गया, प्रेस हो गया, रेडियो हो गया, इनका कोई बॉर्डर नहीं होता। ये अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालोगे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। मतलब ये क्या होते हैं? विदाउट बॉर्डर्स के होते हैं। इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इनका कुछ सीमा नहीं होता, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इस तरीके से आप याद रखोगे। और इसमें भारत की रैंक इतनी दयनीय है जितना मैं आपको बता नहीं सकती। 151वीं रैंक है इनकी। इससे अच्छा ना ही होती 180 में। देख लो कितनी खराब रैंक है। और मतलब प्रेस की स्वतंत्रता अगर सबसे ज़्यादा अच्छी देखनी हो तो पहले नंबर पे हमारा नॉर्वे को याद रखेंगे हम इसलिए। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में बात कर लेते हैं तो भारत का 36वां स्थान है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो हाँ, इस अगर देखो हैप्पीनेस कब आएगी, इंसान हैप्पीनेस कब उसको हंसी कब आती है, खुश कब होता है? जब उसकी सारी समस्याओं का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और जब हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? फाइन हो जाते हैं, यानी कि फिनलैंड हो जाते हैं। इससे आप क्या याद रखोगे? फिनलैंड को, यानी कि आई एम फाइन, खुश हूँ मैं। लेकिन भारत में कोई अभी भी फाइन नहीं है, यानी कि भारत में रैंक क्या है? अभी भी सबसे खराब है। 118वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। याद रखेंगे आप, हमारी रैंक जो है वो 118वीं है। और बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 126 से हम अभी थोड़ा सा सुधार करके 118 पे आए हैं, लेकिन अभी भी 100 के अंदर नहीं है। ये याद हो गया आपको, ऐसे करके याद रखोगे। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक जारी करता है। आपको पता होगा कि ये देखो वेल्थ की बात आ गई। वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा। और फ्रैंक भी आपको पता है कि कहीं की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो फ्रैंक से इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वेल्थ मतलब पैसा, और पैसा मतलब रुपया। तो फ्रैंक जारी करता है। और इसमें फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, और भारत है हमारा चौथे नंबर पे। ऐसे याद रखेंगे आप। अगला आ जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि पैसा लेने के मामले में, यानी कि भ्रष्टाचार में, ब्राइव के मामले में किसकी कौन सी रैंक है 2024 में? ये सूचकांक है, आज जारी अभी हुआ है ये, याद रखना। इसमें बस डेट 2024 की लिखी है। तो करप्शन के मामले में कि हम कितने तत्पर रहते हैं लेने के लिए, हमारी कितनी धारणा है, तो भारत की रैंक कितनी है? खराब हो गई है, यानी कि हम और लालची हो गए हैं। पहले तो 93 पे ही थे, अभी 96 पे पहुंच गए हैं। इस मामले में डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पे है। कैसे याद रखेंगे इसको? कौन जारी करता है? तो कि देखो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार हर विभाग में भ्रष्टाचार है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है। तो ये देखो, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक जो है, यानी कि लैंगिक असमानता लोगों में क्या है? लिंग में असमानता है ये। तो इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ही जारी करता है। और लैंगिक असमानता है, इसमें सबसे कम लैंगिक असमानता नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग क्या हैं? फाइन है, एकदम अच्छे हैं, खुश हैं, कोई असमानता नहीं है लैंगिक वहाँ पे। जबकि इंडिया की रैंक कितनी है? 108वीं रैंक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है? 49th है। और पहले नंबर पे अमेरिका है। नेटवर्क रेडीनेस की बात करते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जो है वो जारी करता है। ये देखो, प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। और प्रकृति के संरक्षण के लिए आपको पता है कि प्रकृति में कौन रहता है? बहुत सारे जीव जंतु, यही तो हमें देखने को मिलते हैं, वन्य जीव देखने को मिलते हैं। तो इसको कौन जारी करेगा? विश्व वन्य जीव कोष जारी करेगा। इसके नाम में ही देखो, इसके जारीकर्ता का नाम है। प्रकृति में का संरक्षण कर रहे हैं तो किसका संरक्षण करेंगे? जंगलों का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे, वन्य जीवों का करेंगे। तो वन्य जीव ही इस रिपोर्ट को निकालता है। और इसमें पहले नंबर पे है लग्जमबर्ग, जबकि भारत की रैंक बहुत खराब है, 176वीं। सोचो 180 में हम 176वें नंबर पे हैं। हमारे आए दिन तो तस्करी होती रहती है। अभी हमने ऊपर देखा कि गैंडों के संरक्षण के लिए असम ने अभियान चला रखा है। कौन सा अभियान था? अभी कौन सा पढ़ा हमने? जरा सूचकांक जरा आप मुझे कमेंट करके बताना। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात
करते हैं 2024 में, तो जाहिर सी बात है कि रूल ऑफ लॉ की बात है, तो लॉ में क्या करना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस निकालता है इसको। भारत की रैंक कितनी है, 79 है, इसमें पहला रैंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि रहने के लिए कौन सा ज़्यादा जगह अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये इंडेक्स ये बताता है। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बताता है इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा रहने के लिए योग्य कोई जगह है तो वियना है। ऑस्ट्रिया का वियना जो है वो रहने के लिए बहुत अच्छा है। भारत का कोई भी स्टेट इसमें शामिल नहीं है, भारत को कोई रैंक नहीं दी गई है इसमें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वो देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक है। ये देखो ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये देखो पर्यावरण नाम आ गया यहाँ पे। तो इसको कौन जारी करता है, येल यूनिवर्सिटी जारी करती है। पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की। और इसमें पहले नंबर पे है एस्टोनिया, और भारत की रैंक बहुत खराब है, 176वीं रैंक है। पर्यावरण के प्रदर्शन में बात करते हैं तो भारत की रैंक कितनी है, 176वीं। लेकिन जलवायु परिवर्तन में बात करेंगे तो भारत की रैंक कितनी है, 23वीं रैंक है। इस तरीके से आप याद रखोगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में, यानी कि यात्रा और पर्यटन का विकास किसने ज़्यादा किया है, देखो ये जो विश्व आर्थिक मंच है ना, WEF जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे क्या होता है आप देखोगे, जब इसकी बैठक दावोस में होती है, दावोस में, तो भारत से मैक्सिमम जितने भी नेता हैं, अभी देखो पिछली बार योगी जी गए थे, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से चली गई थी स्मृति ईरानी, चली गई थी स्मृति ईरानी भी गई थी यहाँ से। और यहाँ पे मतलब जिसको भी घूमने का मन किया सब पहुँच जाते हैं इस दावोस बैठक में। तो इससे मैंने कहानी आपको ये क्यों बताई, ताकि आप याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे, जिसको भी घूमने का मन किया वो पहुँच जाता है कहाँ, दावोस, इस बैठक में, कि हम जा रहे हैं भाई बैठक में भाग लेने। इनका उद्देश्य क्या होता है, घूमना। तो यात्रा करना, पर्यटन, ये कहाँ पे होता है, दावोस में। यानी कि ये कौन रिपोर्ट निकालता है, विश्व आर्थिक मंच। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, चाहे यहाँ पे देखो योगी जी हों, चाहे स्मृति ईरानी हो, या कोई और नेता हो, या कोई और भी लीडर्स हो, सब पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मेल जाएगा कि फीमेल जाएगी, कोई भेदभाव नहीं है। तो यानी कि सबको बराबरी का दर्जा है। इसलिए देखो ये वाला जो है ग्लोबल जेंडर गैप, मतलब यहाँ पे कोई जेंडर गैप, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सभी इस बैठक में जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ऊर्जा संक्रमण से बात कर लेते हैं। तो ये सारे लोग जब पहुँचते हैं तो भारत में जितनी भी चीज़ें होती हैं, गपशप, जितनी भी बुराई हैं लोगों की, इस पार्टी की उस पार्टी की, चाहे योगी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, मैं ये याद करने के लिए बता रही हूँ, ये लोग बैठ करके अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये देखो ऊर्जा का, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को संक्रमण, एक जगह से दूसरी जगह, इनकी बात इधर इनकी बात उधर पहुंचाते रहते हैं। तो ये कहाँ पे पहुंचाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 3 रिपोर्ट आप याद कर सकते हो। एक बार रुक के मेरी बात सुनना, आपको ये बात समझ में आएगी और फिर भूलेगा नहीं ये। पहला पहला प्यार और पहली पहली बात सबको याद रहती है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया है, और ये भारत की 10वीं रैंक है। साइबर क्राइम के मामले में कितना जोखिम है, भारत के पास 10वीं रैंक पे है। और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ पे हो रहे हैं, रसिया में हो रहे हैं, रूस में, याद रखना। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो ये पुराना हो गया है, ये हमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने ऊपर मानव विकास सूचकांक देख लिया, हमारी ये रैंक चेंज भी हो गई है। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बताऊं, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो MPI, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, MPI यानी कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्वेश्चन देखो कई बार बिहार BPSC में भी और उत्तर प्रदेश PCS में भी पूछा गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ लिखती हूँ, इसमें इन्होंने आई थिंक मिस कर दिया है, आप ये याद रखना। ये देखो MPI इसको बोलते हैं मल एक सेकंड में थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है ये इरेज करने में, इसको ये इरेज ठीक से होता नहीं है। देखो मैं इसको लिखती हूँ मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये रैंक नहीं पूछता, लेकिन जब पूछता है कि जारी कौन करता है, तो देखो हमने ऊपर देखा था कि जो HDI की रिपोर्ट है वो जारी करता है कौन, वो जारी करता है UNDP, ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ यहाँ पे। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो हम सभी को पता है कि UNDP का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में बैठ करके HDI की रिपोर्ट निकाल रहे थे, तो उसी समय
ऐसे याद रखना। ब्रिटेन में एक संस्था है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी ने नाम सुना है ऑक्सफोर्ड। इसने जाके कहा, इससे किससे, ये मजरुल हक और ये हमारे, एक मिनट, जो इन जिन्होंने एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उनके कान में जाके कहा ऑक्सफोर्ड वालों ने कि भाई थोड़ा सा गरीबी भी नाप लो, ये खाली एचडीआई विकास विकास नाप रहे हो। तो ऑक्सफोर्ड ने जाके यहाँ के साइंटिस्टों से, न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट के कान में कहा कि भाई थोड़ा सा गरीबी भी नाप लो, ये पॉवर्टी भी नाप लो। सिर्फ एचडीआई विकास नाप रहे हो, गरीबी है वो कौन नापेगा। तो ऐसे आप याद रखोगे कि जब एमपीआई की बात करेगा कि इसको कौन चेक करता है, तो इसको यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड दोनों मिल करके इसको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को नापते हैं, इसके लिए सूचकांक जारी करते हैं। लेकिन अगर एचडीआई की सिर्फ बात होती है तो ये सूचकांक कौन जारी करता है, सिर्फ और सिर्फ यूएनडीपी। ये थोड़ा सा ये वाली बात मेरी आप याद रखना। देखो आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 क्या है ये, थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बताओ। तो आपको मैं बता दूँ, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इसको तैयार करता है, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, याद रखना। फिनेंस का इसी के अंडर में डिपार्टमेंट आता है आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, वो जारी करता है। इसी के अंदर एक क्या है, डिपार्टमेंट है, ठीक, उसके द्वारा ही जारी किया था। याद रखना, इसको निर्मला सीतारमण जी इसको नहीं वो बनाती नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण को जो तैयार करने का काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, उसके द्वारा इसको किया जाता है। लेकिन इसको पेश करती हैं कौन, हमारे वित्त मंत्री पेश करती हैं संसद में, और ये इस तरीके से इन्होंने पेश किया। इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक दो ही चीज़ है, हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 2025, यानी कि जो हमारा ये ईयर चल रहा है 2025, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी, तो 6.4%। एक डेटा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी कितनी रहने की का अनुमान है, वृद्धि कितनी होगी, तो 6.4%। अब देखो यहाँ पे ये दिया है फाइनेंशियल ईयर 2026, ये तो 25 का है और ये 26, ये दोनों पूछ सकता है। तो जीडीपी में वृद्धि, यानी कि ये जो जीडीपी में वृद्धि 6.4 अनुमान लगाया गया है कि हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि कितनी होगी, 6.4% की। यही वृद्धि 2026 में कितनी होगी, तो आप बताओगे 6.8% की। ये बस ये उम्मीद है दोनों में, ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगला डेटा याद रखेंगे, ये आपके किसी काम का नहीं है। वैश्विक सेवा निर्यात में, जो हमने विश्व में सेवा निर्यात किया है, इसमें भारत की हिस्सेदारी, भारत कितने नंबर पे है सेवा के निर्यात करने में, तो आप बताओगे 7वें नंबर पे है। बस ये इतना ही याद रखना आपको, सेवा के निर्यात में भारत की रैंक कितनी है पूरे विश्व में, 7वीं रैंक है। अगला देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखो कि हमारे लिए 2025 में, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पे कितनी वृद्धि हुई, ये नहीं पूछेगा, एफडीआई कितनी रही हमारे यहाँ, तो आप बताएंगे 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। कितना रही हमारे यहाँ एफडीआई, कितनी आई, 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और आपको पता होगा कि एफडीआई के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आई है, तो आप बताएंगे यूएसए से। रीसेंट का डेटा है, आप ये याद रखेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई का प्रवाह 2025 में कहाँ से हुआ, तो अमेरिका से हुआ। और भारत का एफडीआई है कितना, अभी रिसेंट में कितना रहा 2025 में, तो 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में एफडीआई आई है। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये है, जो अभी देखो जो पेपर हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हो, यूपी में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे पूछा है कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कितना रहा है, तो ये है 640.3। अभी तो ये बढ़ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, क्योंकि देखो ये जनवरी में ही ये पेश कर दिया है इन्होंने। ये देखिए आप यहाँ पे, ये 31 जनवरी 2025 को इन्होंने डेटा पेश किया, तो ये पुराना डेटा है, ठीक है, यानी कि ये 2024 का है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे, अगर पूछना होगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तब आप 640.3
3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताएंगे इसका आंसर, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर पूछेगा तो। याद रखना मेरी बात। अगला देख लेते हैं कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में इतना कम था, ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। अच्छा ये देख लो, आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितनी हो जाएगी, 4%। अब मैं ये आपको यहाँ पे याद करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो 4% है ये हमेशा 4% पे ही रहता है। इसी 4% से क्या करते हैं, +-2 करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न बनता है कि इसको +4% से कितना ये ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि ये +4 है तो ये 2 हो सकता है और बढ़ के 6 तक हो सकती है। कौन, मुद्रास्फीति। 4% से +-2 करने की इजाज़त होती है आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फिनेंशियल ईयर में। तो 4%, मतलब इतना 4% तो होना ही चाहिए, तो इसी पे इन्होंने इसको फिक्स किया है। अगला देख लेते हैं कि मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, ये हमारे काम का नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हमारे काम की है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि भारत ने विकसित भारत बनने का लक्ष्य कब तक रखा है, ये वाली लाइन, तो आप क्या बताओगे, 2047 तक। यानी कि 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो विकसित भारत हो जाएंगे, बन जाएंगे। बस इतना ही याद रखना आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। आगे बढ़ो, आगे देख लेते हैं कि 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने किलोमीटर का राजमार्ग बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। तो 5,853 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। इतना आपको याद रखना है, बस डेटा इतना ही याद रखना है और हमें कुछ नहीं याद रखना है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो चीज़ें, देखो हमने कितना छोड़ दिया तेजी के साथ। अब देखो उद्योग में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे काम की कुछ भी चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत वैश्विक पेटेंट फाइल करने में, यानी कि जितने भी लोग पेटेंट कराते हैं, कोई नई चीज़ अगर हमने ढूंढा तो उसके लिए पेटेंट कराते हैं, इतना तो हम सभी को पता है कि फिर उस पर हमारा ही हक होता है। तो पेटेंट के मामले में भारत की रैंक कितनी है, 6वीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रिसेंट की न्यूज़ है, आप इसको याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे आप ये। पेटेंट के मामले में हम कितने नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं, 6 नंबर पे हैं पेटेंट के मामले में। अगला देख लेते हैं कि क्या है हमारा, क्या इम्पोर्टेंट है। देखो ये देखो, हाँ, अगर वित्त वर्ष 2024 में पूछता है ना, प्राथमिक कृषि सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि ये जो कृषि का जो है योगदान कितना था, तो आप बताओगे 16%। ये 16 से 18 के बीच में ही रहता है कृषि का योगदान पूरे जीडीपी में। ये है जीडीपी, यानी कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान। 3 सेक्टर हमने पढ़ा है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, ये हमने पढ़ा है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आता है, तो इसका योगदान हमारे जीडीपी में कितना है, तो 16% आप बताएंगे। बस इतना ही याद रखना है। और हम आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था पीसीएस के पेपर में। लाइफ पहल किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो आप याद रखेंगे जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये जलवायु से संबंधित क्या है, बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल चल रही है, ताकि लोगों का जीवन क्या हो सके, स्थायी हो सके। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको स्किप मत करना, मेरी बात को ध्यान देना। ये लाइफ पहल जो भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए। भारत में कार्बन सिंक कितना है, तो आप बताएंगे भारत में जो कार्बन सिंक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2.29 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। भारत का कार्बन सिंक कितना है, 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, बस। और यहाँ पे आपके लिए काम की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रोजगार और कौशल, यानी कि वित्त वर्ष 2024 में, अब देखो भारत सरकार है तो जाहिर सी बात है कि अपनी वाहवाही तो करेगी ही। तो बेरोजगारी तो कहीं से घट नहीं रही है, हमें तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी दर घट के कितनी हो गई है, अभी भारत में बेरोजगारी मात्र 3.2% है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी दर घट के कितनी हो गई है, कितनी बेरोजगारी है भारत में, तो मात्र 3.2%, यही बताना है। सभी बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी आपको यही बताना है कि 3.2 ही बेरोजगारी दर है। तो यहाँ से हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वे खत्म होता है और शुरू होता है केंद्रीय बजट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा बजट में डिटेल में चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी, बस काम काम की ही चीज़ें बताऊंगी, जिससे आपके एग्जाम में आपका काम हो सके। तो चलो तेज़ी के साथ इसको देख लेते हैं। हमारा ये है केंद्रीय बजट 2025-26। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्मला सीतारमण जी ने कितने तारीख को बजट पेश किया, तो 1 फरवरी 2025 को। लगातार 8वीं बार पेश किया है इन्होंने बजट, लगातार 8वीं बार, ठीक है, बजट पेश करने वाली ये बन गई हैं। और अगर पूछा जाए कि किस नंबर की महिला हैं ये बजट पेश करने में, तो आप बताएंगे कि ये दूसरे नंबर की फीमेल है, महिला है दूसरे नंबर की। यानी इनसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो इंदिरा गांधी जी एक बार पेश कर चुकी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किस नंबर की
महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। तो आप याद रखना, जो इंदिरा जी थी वो वित्त मंत्री नहीं थी, इंदिरा गांधी जो है थी वो वित्त मंत्री नहीं थी, उन्होंने ऐसे पेश किया था। तो वित्त मंत्री के रूप में पूर्ण मंत्री के रूप में अगर बजट पेश करने वाली तो ये पहली महिला तब हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इनके बारे में आप याद रखेंगे। कितने तारीख को, 1 फरवरी को बजट पेश किया था इन्होंने, और इसमें इन्होंने कहा है कि हम विकास के 4 इंजनों को रेखांकित करते हैं। अब ये कौन सा विकास है, अभी हमने ऊपर देखा है कि विकसित भारत बनने का भारत का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक था है, अभी हमने ऊपर देखा है। तो ये 2047 तक जो हम ये विकसित बनेंगे, ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो हम पहुँचेंगे, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, रेलगाड़ी से पहुँचेंगे, छुक 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 करते पहुँचेंगे। और इस रेलगाड़ी में 4 तरीके के इंजन लगे हैं, याद रखना, 4 इंजन लगे हैं इस रेलगाड़ी में 2027 में विकसित बनने के लिए, रेलगाड़ी से पहुँचेंगे। तो कौन कौन से इंजन है, कृषि है, निवेश है, एमएसएमई है और निर्यात है, इसको आपको ऐसे ही रट लेना है। 2047 तक विकसित होने के लिए हमें रेलगाड़ी से जाएंगे, और उस रेलगाड़ी में कितने इंजन लगे हैं, 4 इंजन लगे हैं। कौन कौन सा इंजन है, आपका कृषि पहला इंजन है हो गया, दूसरा इंजन हो गया एमएसएमई, तीसरा इंजन हो गया निवेश और निर्यात। ठीक, ये हमको ऐसे याद कर लेना है। इसकी थीम उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबका साथ और सबका विकास नहीं है, मात्र सबका विकास है। याद रखेंगे आप, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम कितनी क्या है, सबका विकास, ओनली सबका विकास। ठीक है, इसके साथ और कोई शब्द नहीं लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज कर सकता है सबका साथ सबका विकास दे करके, तो आप उसको, वो आंसर सही नहीं होगा। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को, अच्छा ये जब सबका विकास करेंगे तो इसमें किस किस का विकास करेंगे, कैसे विकास होगा ये देख लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे विकास, ये सबका विकास, तो पहले क्या करेंगे, गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, 100% अच्छे स्तर के स्कूल बनाएंगे, स्कूली शिक्षा देंगे, तभी लोग पढ़ लिख के आगे नौकरी पाएंगे तो गरीबी से मुक्त होंगे। फिर बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा देंगे लोगों को, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार देंगे, मतलब 100% जो कुशल कामगार बनाएंगे और उनको रोजगार देंगे। आर्थिक गतिविधियों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 70% महिलाओं की भागीदारी देंगे आर्थिक गतिविधियों में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए, तो 70% महिलाओं के लिए। हमारे देश को, जो भारत है उसको क्या बनाएंगे, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमको हमारा विकास होगा, सबका विकास होगा। तो विकास कितने लोगों से होगा, 6 तरीके से विकास होगा। कौन कौन से रूप में होगा, तो गरीबी से मुक्ति पाके अच्छी स्कूल हम देंगे, स्कूली 100% अच्छे स्तर का स्कूली शिक्षा देंगे लोगों को, बेहतरीन देंगे क्या, स्वास्थ्य सेवा देंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो अच्छे से काम करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो। और कुशल कामगार लेके आएंगे, मतलब काम करने वाले ऐसे लोग होंगे जो स्किल्ड होंगे, जिनको चीज़ें आती होंगी। अगर टीचर भी रखेंगे तो ऐसे रखेंगे कि जिनको सारी चीज़ें पता हो, ऐसा ना हो ऐसे टीचर रख दें कि जिनको यही नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, पढ़ाने चले जाते हैं स्कूलों में, तो इस टाइप की टीचर हम नहीं रखेंगे। तो ये 100% कुशल कामगार रखेंगे। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को आगे लेके आएंगे, कितना परसेंट, 70%। और फूड बास्केट, मतलब कि हम अपने यहाँ से निर्यात ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला देख लेते हैं। अब ये जो हमने ऊपर देखा ना कि हमारे ये 4 इंजन हैं, तो इस इंजन में क्या क्या है, ये पहला वाला इंजन जो हमने देखा कृषि, तो इस इंजन में क्या क्या भरेंगे भाई, चलो देखते हैं। तो पहले इंजन में आपको, देखो मैं चीज़ों को छोड़ूंगी अभी। पहला इन्होंने अभी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये इसमें इसके तहत इन्होंने कहा है कितने जिलों का चयन किया है, तो 100 जिलों का, बस इतना ही याद रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को, जो कृषि पे उत्पादकता जिनकी सबसे कम, मतलब वहाँ पे उत्पादन होता है, ऐसे 100 जिलों को हमने चूज किया है। तो एक क्वेश्चन यही पूछेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिले शामिल हैं, तो 100 जिले। अगला देखो, दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने कहा है कि हम 3 तरीके के दालों का उत्पादन इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे कि कहीं से भी लाना नहीं पड़ेगा। कौन कौन सी दाल है, तूर की दाल, तूर दाल पता है क्या होता है, अरहर की दाल, अरहर, अरहर की दाल जो हम खाते हैं, उड़द की दाल और मसूर की दाल। तो ये कितने साल का मिशन है, याद रखना 6 वर्ष के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने साल का मिशन शुरू किया गया, तो 6 वर्ष का। कौन कौन से दाल शामिल है, अरहर, उड़द और मसूर, याद रखना तूर, उड़द और मसूर, 3 तरीके की दालों के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है दलहनों में आत्मनिर्भरता। अगला देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, जो केसीसी कार्ड मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड का, ये कब से दिया जा रहा है, कब शुरू हुआ था, ये आप बताओ। 1999 से शुरू हुआ था कि 1998 से शुरू हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये।
किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था, इसमें पहले हम क्या करते थे, 3 लाख तक का किसान जो है वो लोन ले सकते थे, ऋण ले सकते थे। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड में की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। 3 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख, बस इतना याद रखना है। उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, यानी कि अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कितने तरीके के 100 से अधिक उच्च उत्पादकता वाले बीज और कीट प्रतिरोधी बीज की किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। 100 से अधिक, बस फैक्ट इतना याद रखना है। अगला यहाँ पे देखते हैं, देखो थोड़ा सा ये याद रखना है कि केंद्र सरकार हमारी है, उसमें रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पे जाता है। तो सबसे ज़्यादा रुपया सरकार के पास कहाँ से आता है, सरकार क्या करती है, उधार मांगती है, दे दो भैया दे दो, IMF से मांगती है, इधर उधर से मांगती है, सबसे ज़्यादा उधार मांगती है। फिर सबसे ज़्यादा उस सेकंड नंबर पे आता है कॉरपोरेट टैक्स से, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सरकार के पास पैसा आता है इनकम टैक्स से। तो मात्र 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा सरकार क्या करती है, पैसा उधार के मांग के लाती है, विदेशी बैंक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से मांग के लाती है। और यहाँ पे क्या करती है, यहाँ के जो कारपोरेट वाले हैं, ये यानी व्यावसायिक घर वाले हैं, उनको सरकार दे देती है, टाटा बिरला अंबानी के, ले लो भाई अपना काम करो। और फिर जब वो अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं तो उनसे कहती है अब दो, इनकम टैक्स दो। तो इस तरीके से ये मैंने याद करने का तरीका बताया, तो ये आप याद कर सकते हो। सरकार पैसा मांग के लाई बाहर से ला के दे दिया लोगों को, यहाँ पे व्यावसायिक लोगों को, निगम का मतलब कि जो कॉरपोरेट वाले हैं, और उनसे कहा कि अब दो, हम इनकम टैक्स दो। अब पैसा रुपया जो है जाता कहाँ है, ये तो सरकार मांग के लिए आई, आया सरकार के पास पैसा, अब जाएगा कहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार पैसा मांग के लाती है वो कहाँ पे खर्च करती है भारत में, जो सरकार की केंद्र, ये देखो लिखा है केंद्र प्रायोजित, और ये लिखा है केंद्र क्षेत्र की योजना, दोनों में फ़र्क है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती हैं जो केंद्र सरकार लागू करती है, ठीक है। और केंद्र क्षेत्र की योजनाएं होती हैं कि केंद्रीय सरकार जो है उसमें कुछ अन्य लोगों का भी योजना हो का शेयर होता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार कहाँ खर्च करती है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे खर्च करती है। और दूसरे नंबर पे केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पे, दोनों योजनाओं पे ही करती है, पहले वाले पे प्रायोजित पे, दूसरे पे क्षेत्र पे। और तीसरे पे सरकार पैसा खर्च करती है ब्याज देने में, जितना सरकार इन लोगों से पैसा लेके आई है ना उधार लेके, तो ब्याज देने में ये सरकार खर्च करती है। तो रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा आता है उधार से, फिर निगम कर से, फिर आय से। सरकार के पास जाता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा योजनाओं में ही जाता है, उसके बाद ब्याज पे जाता है। अब देखो कोई सा भी ऑप्शन इसमें रहेगा ना तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही रहनी चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे क्या है। अगला देख लेते हैं, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। अब ये देखो, अभी हमको पता है कि 12 लाख तक की जो आय है अभी कर मुक्त कर दी गई है। क्वेश्चन आपसे रिसेंट में ये पूछ सकता है कि कितने लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त है। तो आप बताओगे कि नए बजट में 12 लाख तक की जो आय है वो कर मुक्त है। आय क्या है, इस पे टैक्स जो है वो नहीं है, कर मुक्त कर दिया गया है। लेकिन अगर 12 लाख रुपए सालाना से, सालाना है ये, 12 लाख रुपए सालाना से अधिक आपकी आय होती है, तब आपको इस स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, ठीक। तो कितना देना होता है टैक्स, 0 से 4 लाख के रुपए में के बीच अगर ज़्यादा है आपका, जैसे आपका ज़्यादा हो गया 13 लाख रुपए हो गया, तो इस स्लैब में आएगा 1 लाख रुपए ज़्यादा है। तो 0 से 4 के बीच में अगर मतलब 1, 2, 3, 4 तक ज़्यादा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 12 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 लाख से 8 लाख रुपए ज़्यादा है, तो 12 से 8 कितना ज़्यादा होगा, 8, मान लेते हैं आपकी इनकम हो गई 20 लाख रुपए, तब आपके पे टैक्स कितना लगेगा, 20% के हिसाब से। तो इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, ये 4 4 के गैप में है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, और ये 24 से ज़्यादा 30%, यहीं पे रुक जाता है। यानी कितने स्लैब हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लैब में है। अब ये देखो टैक्स, देखो पहले वाले पे शून्य है, लेकिन सेकंड पे देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। तो इसको याद कर लेना इस तरीके से। वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि कितनी लाख तक की आय जो है कर मुक्त है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 12 लाख रुपए तक की आय जो है वो कर मुक्त है। ये अभी नया है, करंट अफेयर है।
घाटे की प्रवृत्तियाँ, जीडीपी, ये सब हमारे काम का नहीं है। एक चीज़ हमारे काम का है कि जो भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो जीडीपी का 4.4% आप बताओगे। राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का 4.4%, या फिर रुपए में 15.69 लाख करोड़ रुपए है। और अगर आपका पूछेगा राजस्व घाटा कितना है, तो 1.5%। परसेंटेज में ही ज़्यादा पूछता है, तो आप यही बताओगे 1.5% है। अगला देख लेते हैं कि कपास उत्पादकता मिशन, वो जो कृषि वाला हम देख रहे थे उसी में है ये। कपास उत्पादकता मिशन कितने साल के लिए शुरू किया गया है, तो आप बस ये याद रखोगे कि 5 वर्ष के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है। बस इतना याद रखना है आपको। इसमें क्या करेंगे, छोटा छोटा कपास रेशा तो उत्पादन करेंगे नहीं, तो लंबे रेशे उत्पादन करने के लिए कपास में 5 साल का मिशन है बस। और क्या करेंगे कृषि के अंतर्गत, देखो ये वाला हम देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो, ये पहला इंजन हमारा क्या है, कृषि है। ये हम बजट देख रहे हैं, केंद्रीय बजट। तो कृषि के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, तो ये कपास उत्पादकता मिशन लॉन्च किए 5 साल के लिए। दलहन मिशन कितने साल के लिए लॉन्च किए, 6 साल के लिए। क्वेश्चन ऐसे 1 लाइन के फॉर्म में बनेगा। बिहार में क्या करेंगे, मखाना बोर्ड बनाएंगे। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे होगी, बिहार में। मत्स्य विकास करेंगे। और एक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, असम में यूरिया प्लांट। तो आप याद रखेंगे कि एक यूरिया प्लांट की स्थापना की गई है कहाँ पे, बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी में उर्वरक निगम के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र लगाएंगे हम। नामचिक असम में हमने लगा दिया है इसको। दूसरा हमारा इंजन है एमएसएमई। अभी हमने देखा हमारे 4 इंजन कौन कौन से थे, रिकॉल करो। हमारा था कृषि, दूसरा क्या था एमएसएमई, एमएसएमई, तीसरा क्या था निवेश, और दूसरा क्या था, ये इंजन है, ट्रेन में लगे हैं, हमें जाना है विकास करने, और निर्यात। ठीक है, तो इनके जरिए, हमारे इंजन के जरिए हमें ये पहुंचा रहा है हमारा इंजन। तो पहला कृषि देख लिया हम, अब हम दूसरा देख रहे हैं एमएसएमई। अब इसमें देखो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, ये वाला क्या है, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड। अब हमने क्या किया, अभी तक तो केसीसी क्रेडिट कार्ड ही दे रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड ही हम दे रहे थे। अब सूक्ष्म उद्यम के लिए भी हमने क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया है इस बार से। तो आप याद रखेंगे 10 लाख सूक्ष्म, पहले हम इस साल से 10 लाख जो है माइक्रो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, माइक्रो जो उद्यमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहेंगे उसको, तो जो माइक्रो आपके उद्यम हैं जो लगा रहे हैं, छोटे उद्यम जो लगा रहे हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा शुरू की है। यानी कि 5 लाख रुपए तक का उनके लिए भी अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, जैसे हम केसीसी में जारी करते हैं। तो अभी फिलहाल 10 लाख लोगों के लिए शुरू किया गया है। 10 लाख जो सूक्ष्म उद्यम लगेंगे उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। लेकिन उसकी कितने लाख तक का वो पैसा ले सकते हैं, 5 लाख रुपए। एमएसएमई के लिए जो ऋण कवर था पहले, उसको बढ़ा करके हमने कितना कर दिया है, 10 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, उनके ऋण को कवर करने के लिए। चमड़ा में फुटवियर, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खिलौना क्षेत्र का विकास करेंगे, और इसके लिए हम क्लस्टर भी खोल रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मेक इन इंडिया ब्रांड को इसमें लिए, इसके लिए भी आपके लिए कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप बिहार दरोगा का पेपर दे रहे हैं तो। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। और याद, ये भारत का पहला है, ऐसे याद रखोगे आप। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान पहला भारत में कहाँ खोला जा रहा है, तो बिहार में खोला जा रहा है। याद रखेंगे आप इस चीज को। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड। अब देखो ये एक फंड्स ऑफ फंड बनाया गया है, कितने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। क्वेश्चन ये पूछेगा कितने करोड़ का, तो 10,000 करोड़ रुपए, बस इतना ही याद रखना है। तीसरा इंजन है हमारा, इसी इंजन में बैठ के हम विकास करने जाएंगे, तो वो है क्या, निवेश। निवेश में क्या है, शहरी चुनौती, ये सब आपके किसी काम का नहीं है, आप इसको छोड़ दो। आप यहाँ देखो, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तेजी से बढ़ना है। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो जल जीवन मिशन अभी हमारा चल रहा था, उसकी 2024 में वो कंप्लीट हो रहा था, उसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है, और कुछ यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। आईआईटी का विस्तार देख लेते हैं, इनका विस्तार करेंगे आईआईटी का। पीएम रिसर्च फेलोशिप, हाँ, कितने पीएम रिसर्च फेलोशिप जो है हम वो बना रहे हैं, तो कितने बनाएंगे, 10,000 फेलोशिप हम बनाएंगे। आईआईटी और आईआईएससी के जो अनुसंधान के लिए हम 10,000 फेलोशिप की स्थापना पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत किया गया। कितने फेलोशिप, 10,000 फेलोशिप। एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, सारे नाइट केयर थे, अब दिन में भी कैंसर का के लिए हमने डे केयर, दिन में भी उनका केयर किया जाएगा।
तो इन्होंने कहा है कितने साल का मिशन है ये, 3 साल में, अगले 3 साल में, और सभी जिलों को कवर करेगा। या भारत में जितने भी ज़िले हैं उसमें हम क्या करेंगे, डे केयर सेंटर बनाएंगे। और अभी 2025-26 तक कितने सेंटर बना देंगे, 200 बना देंगे, लेकिन 3 साल में हम टोटल हर जिले को कवर कर देंगे। ये इनका लक्ष्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, भारतीय भाषा पुस्तक मिशन की बात करते हैं। इसके तहत ये कहा गया है कि जितनी भी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें हैं उन सबको हम क्या करेंगे, डिजिटल कर देंगे, ताकि सभी तक इनकी पहुंच हो सके। बस इतना ही। भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है, पुस्तकों को डिजिटल करने के लिए योजना है। बस इतना ही याद रखना है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च हुआ है। यानी कि ये जो हमें विकसित भारत बनाना है तो हमारे पास परमाणु ऊर्जा भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे, SMR बनाएंगे। लेकिन कितने बनाएंगे, तो 5 बनाएंगे। बस इतना ही याद रखना है आपको। 5 मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे परमाणु ऊर्जा के लिए, 5 बनाएंगे। छोटे हैं ये, बड़े नहीं हैं। आप उसमें बड़ा मत कर देना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, छोटे छोटे रिएक्टर बनाएंगे, 5 बनाएंगे। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क एक योजना इन्होंने लॉन्च की है अपने बजट में। और इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, 120 नए गंतव्य खोजेंगे जहां तक हम अपने उड़ान क्षेत्र का विस्तार करेंगे, मतलब कि वहां तक फ्लाइट को पहुंचाएंगे। तो कितने क्षेत्रों का को ढूंढेंगे, ये 120 ऐसे नए क्षेत्र तक अपनी ये पहुंच को, मतलब कि उड्डयन सुविधा को पहुंचाएंगे लोगों तक। इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब बिहार का आप पेपर देने जा रहे हो, तो बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, देखो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा पटना में। जो एयरपोर्ट के विस्तार, पटना जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार करेंगे। और जो बिहटा, यानी पटना में एक जगह बिहटा है, वहाँ पे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का भी हम विकास करेंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हम बिहार में बना रहे हैं, प्लस पटना में एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं, प्लस बिहटा पटना में क्या करेंगे, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का विकास करेंगे। याद रखना, ये ग्रीन फील्ड है, ये ब्राउन फील्ड है। पश्चिम कोशी नहर ERM का मतलब क्या, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन परियोजना के तहत हम क्या करेंगे, मिथिलांचल, बिहार में मिथिलांचल जगह है, सिंचाई की संरचना का विकास करेंगे। यानी पश्चिम कोसी नहर जो परियोजना है कहाँ लागू हुई है, मिथिलांचल बिहार में। ये पूरे ऑल इंडिया में कोई सा भी पेपर दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र की योजना है ये। उसके लिए अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज्ड मोड के तहत क्या करेंगे, विकसित किया जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने ऊपर बताया, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। निर्यात की बात कर लेते हैं तो निर्यात संवर्धन योजना ये हमारे उतने काम का नहीं है। एक बस ये काम का है कि भारत ट्रेड नेट शुरू किया गया है, जो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो लोग यहाँ पे व्यापार करने आते हैं तो अलग अलग उनको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाके अपनी फाइलें करनी पड़ती हैं। तो उसी के लिए भारत ट्रेड नेट जारी किया गया है, ताकि सारा काम हमारा एक ही विंडो में हो जाए। ये तो है, जारी है ही। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ये, इसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ से इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, GCC नीति, यानी कि पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, मैं लिख देती हूँ GCC। भारत का पहला GCC पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला GCC पॉलिसी लागू करने वाला स्टेट कौन सा है, MP। आगे देख लेते हैं, ये खत्म हो गया यहाँ से। केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। देखिए, हम सभी को पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। ठीक, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी। ठीक, अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने सबसे पहले किया, गंगे मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, और कहा जय गंगे मैया। मोदी जी आए, सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम किए, कि बनारस सीट से हैं, हम सभी को पता है, और बनारस में है गंगा मैया। तो नमामि गंगे योजना जो है वो कब शुरू हुई थी, 2014 में, क्योंकि आते आते सबसे पहले बनारस के लोगों को धन्यवाद किया और गंगा मैया को किए प्रणाम। तो 2014, ये जितना लाइन कर रही हूँ बस उतना ही याद रखना है। नमामि गंगे योजना 2014। उसके बाद इन्होंने कहा लोगों से कि भाई देखो, जब चुनाव ये लड़ रहे थे तभी, कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो तो हम आप सभी के खाते में क्या ले आएंगे, 10-10 लाख रुपए। और उसके लिए आप क्या करो, फटाफट फटाफट सब लोग खाता खोलो।
लोगों ने खाता खोल लिया और चीज़ें आगे बढ़ी। मोदी जी चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन गए। तो इन्होंने जैसे प्रधानमंत्री बने, अब लोग पहुंच गए कि मोदी जी पैसा खाता तो खुल गया। तो 2014 में क्या था, जनधन योजना, याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछता है। नमामि गंगे 2014, जनधन योजना 2014, मेक इन इंडिया। इन्होंने कहा कि देखो, अब मैं क्या करूँगी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सारी योजनाएं एक साथ दी हुई हैं, तेजी के साथ मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी देखो ये आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था और मैंने 10-10 मिनट की 3 वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे डाली गई है मेरे द्वारा, और आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप पुरानी योजनाओं को पढ़ना चाहते हो, जो सीक्वेंस आपको हमेशा भूल जाती है, तो आप जा करके एक बार उनको देखना। शॉर्ट्स में डाले हुए हैं 3-3 वीडियो, 10-10 मिनट के 3 वीडियो हैं, वहाँ से पिछली योजनाएं आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मोदी जी ने कहा कि भैया खाता खोलो, लोगों ने खाता खोला, किस लिए, तो 10-10 लाख रुपए आएंगे। अभी देखो मोदी जी तुरंत आए हैं, लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, 2014 की न्यूज़ बता रही हूँ मैं। तो लोगों ने कहा खाता खोल लिया, भैया पैसा दो मोदी जी। तो इन्होंने कहा कि ऐसे में पैसा दूंगी तो भाई दूंगा तो जांच बैठ जाएगी मेरे ऊपर कि मैंने पैसा ऐसे क्यों दिया आपको। तो कुछ बनाओ, कुछ काम करो, मेक इन इंडिया, कुछ भारत में बनाने का काम करो, तब तो आपके खाते में पैसा जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे ना कि 10-10 लाख रुपए कहाँ से आए। तो 2014 में ही इन्होंने कहा ये सारी बातें। अभी देखो मोदी जी नए आए हैं, तो मेक इन इंडिया योजना 2014। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, 25 सितंबर भी बन गया, मोदी जी आप जून में ही आए थे चुनाव जीत के, सितंबर आ गया, आपने अभी तक कुछ पैसा दिया ही नहीं है। तो मोदी जी ने सोचा कि भाई बात तो सही है, सितंबर आ गया, अब लोग तो कहेंगे कि तुमने पैसा नहीं दिया, खाता भी खुलवा दिया, हमने सामान भी बना लिया। तो मोदी जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी 2 अक्टूबर तो आ ही रहा है, लोगों को उलझा देते हैं इसी में। तो मोदी जी ने उठा लिया झाड़ू और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अपनाएंगे। भाई गांधी जयंती है और देखो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा, खुद झाड़ू लगा रहा है। तो लोग, जनता क्या हो गई, भारत की जनता वैसे भी भाव विभोर हो जाती है। तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या कर दिया, मिशन लॉन्च कर दिया 2 अक्टूबर 2014 को ही। अब लोग ये जनधन खाता और मेक इन इंडिया सब भूल गए। अब लोग क्या करने लगे, जगह जगह सफाई करने लगे, क्योंकि भाई देश का प्रधानमंत्री ही क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो लोगों ने कुछ दिन के बाद, लोगों को याद आया, झाड़ू लगाते लगाते लोग थक गए कि क्या यार मोदी जी, आप बताइए, पैसा देने के लिए कहते सफाई ही करवा रहे हो, आगे कुछ करवाए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर हम अभी आपको पैसे देंगे तो हमारे पे बैठ जाएगी जांच, अभी पैसा वैसा छोड़ो, थोड़ा सफाई करो, क्योंकि आप सफाई नहीं कर रहे हो तो जिससे बच्चों को क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम पहले बच्चों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष योजना, जो बच्चों को क्या है, टीकाकरण से संबंधित है, और 2014 की ये योजना है। यानी 2014 में हमने 4 योजनाएं देखी, जनधन योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्वच्छ भारत मिशन और इंद्रधनुष योजना। यानी कि ये तो 2014 बीत गया और मोदी जी तो पैसे दिए नहीं, चले गए। तो लोगों ने कहा कि भाई दिसंबर बीत गया, तुमने पैसा ही नहीं दिया, अब क्या 10-10 लाख रुपए कहे थे देने के लिए। तो मोदी जी ने कहा कि भाई पैसे मैंने स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि देखो अब ये नया साल आ गया, नया साल, नए नए वादे, अब नए नए वादे होंगे। तो मोदी जी ने, अब 2015 का साल चल रहा है, ठीक है, तो 2015 में मोदी जी ने नए साल में वादा किया कि भाई देखिए, आपके सारे पैसे हमने बचा के रखे हैं। क्यों, क्योंकि जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो उसको पढ़ाने के काम आएगा। तो बेटियों को क्या करो, अब लोगों ने सोचा कि भाई बेटियों को ही पैसे देंगे ये, तो बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, तभी मोदी जी क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो 2015 में ये इनका पहला लॉन्च हुआ, 22 जनवरी को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से संबंधित है। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब तो ये बेटी बचाओ के ही, जब बेटी हमारी बड़ी होगी तभी ये पैसा देंगे मोदी जी, तब तक हम अपना काम कैसे करें। तब तक मोदी जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम तुम लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन दे देते हैं। तो 2015 में ही इनकी योजना आ गई, मुद्रा योजना। इन्होंने लोन दिया, अपना काम करो, अपना काम चलाओ, बेटी की चिंता मत करो, बड़ी होगी तो मैं पैसा दूंगा। उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 का, याद रखोगे। फिर अटल पेंशन योजना, मोदी जी ने कहा कि भाई व्यवसाय तो तुम कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि अपने सुरक्षा की कुछ चिंता किए हो, बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा, सुरक्षा बीमा कुछ रखे हो। 2015 पे अब मोदी जी देखो लोगों को उलझा रहे हैं और 9 ही तारीख को कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो जाओगे, कोई भी काम नहीं देगा, बेटे बेटे कुछ काम नहीं देंगे, आप एक काम करो, पेंशन योजना ले लो, हमारी अटल पेंशन योजना चल रही है, जब आप रिटायर हो जाओगे तो 3,000 रुपया आपके खाते में आएगा पेंशन। तो 2015 में 2 योजनाएं लागू कर दिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। उसी समय एक और योजना इनकी आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में ही आती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो सारे इंपॉर्टेंट ही मैं पढ़ रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई, 25 जून 2015 को आ गई थी, आवास दे रहे हैं। एक योजना आ गई इनकी अमृत योजना, अब ये कब आई, 2015 में आई,
साफ सफाई से जल से संबंधित योजना है ये। तो अमृत योजना 2015 में आई। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं 2015 में, ये सारे योजनाएं पूछे गए हैं। कब लॉन्च हुआ? 2015 में। स्किल इंडिया की बात करते हैं, सारा 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में। भारत माला परियोजना, देखो जब भारत माला परियोजना की बात कहेगा तो 2015 की बात होगी। सागरमाला कहेगा तो 2017 करेंगे, ठीक है। भारतमाला 15, सागर पहले भारत को माला पहुंचाए पहनाएंगे तब तो सागर को पहनाएंगे ना, तो भारतमाला 15 में। अब देखो एक चीज़, ये सारी योजनाएं हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। थोड़ा सा याद करने का एक मैं बताती हूँ आपको, ये जो 2 योजनाएं हैं ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई बार पूछता है, आप इसकी डेट याद रखेंगे 1 मई 2016 को, ये आप पढ़ेंगे। थोड़ा एक बात और, अगर किसी भी योजना में आपको वंदना योजना मिलता है, वय वंदना, तो याद रखना और लोगों से संबंधित, यानी कि माता का वंदना, माता वंदना, बहन वंदना, मातृ वंदना, महिला वंदना, तो उसको याद रखना कि वय वंदना ऐसे याद रखो। ये साइंस वो मैथ्स का पढ़ते हैं ना, वय वंदना इज इक्वल टू 2017। ये योजना कुछ नहीं करना, 2017 में मारना है, ठीक है। ये इनकी 2017 की योजनाएं होती हैं, ठीक। अब देखो 2017 की योजनाएं आपको मैं याद करवाती हूँ। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य इसको कहते हैं। इससे पूछता नहीं है, सौभाग्य नाम से पूछता है। तो देखो ऐसे याद करो कि 2017 की योजना है कि हमारा इतना कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो उसका क्या होता है? सौभाग्य होता है, ठीक। वो इतना सौभाग्यशाली होता है कि वो जा करके अगर मूर्ति को स्पर्श कर लिया, उसने, दूर से ही लोग पूजा करते हैं, मूर्ति को स्पर्श नहीं करने दिया जाता है, तो वो व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली है जो मूर्ति को स्पर्श करके आया और स्पर्श करने के बाद उसने वंदना करी। कब वंदना की? 2017 में। एक व्यक्ति है, वो इतना सौभाग्य, लोगों से कह रहा है मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने मूर्ति को स्पर्श भी किया और उसकी वंदना भी की 2017 में। तो वय वंदना योजना 2017 में, सौभाग्य योजना 2017 में, स्पर्श योजना 2017 में, ऐसे करके आप याद रखेंगे। इस तरीके से कुछ ये योजनाएं हैं, ये आप एक बार इन योजनाओं को पढ़ेंगे, ठीक। और मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं इस छोटी छोटी वीडियो ही बनाना चाहती हूँ ताकि आपको चीज़ें मतलब ये तेज़ी से तैयार हों। तो कल हम इसको फिर से देखेंगे और तब मिलते हैं, तब तक से के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी जाओ, थोड़ी पढ़ाई कर लो, स्टडी कर लो, कि सिर्फ करंट अफेयर्स तो है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मैं एक भी चीज़ इसमें छोड़ती नहीं हूँ। और आप इसको शेयर करना। मैं आपको जीके जीएस वाला पार्ट भी मैं पढ़ाती हूँ पूरा, एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ। और ये हम करंट अफेयर्स अब बिल्कुल लास्ट के पार्ट में आ चुके हैं, क्योंकि अब जो आगे वाला पार्ट है ना, जैसे देखो ये वाला, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं आपको, लेकिन अब ये वाला अब ये जो आता है आगे, आई थिंक ये कुछ कट रहा है। अब आगे के जो भी पार्ट्स आएंगे वो पता है क्या है, इसी का डिटेल फॉर्म में आएगा। मैं देखो थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहो, अगर आपके पास स्पीडी होगी तो आप देखना, तो जो वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी के डिटेल, इसी को बढ़ा करके लिखे गए होंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली है। अगर आपको मतलब यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आप देखना, चीज़ें आपको यहीं से घुमा फिरा के मिलेंगी। योजनाओं को कल हम थोड़ा मतलब एक बार मैं फिर आपको ये बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। और हिस्ट्री के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैं आपके वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो नहीं कहूँगी मैं करा चुकी हूँ, जो बिहार से रिलेटेड है। हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के जो बिहार से रिलेटेड है वो PYQ मैंने करा दिया है। लेकिन अभी क्या है, ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ हिस्ट्री का। बिहार क्या, या आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी वो आपके लिए काम का होगा। आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। प्लस मैं अब जो वीडियो डालूंगी, एक वीडियो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा डालूं जिसमें पूरा मिडाइवल हिस्ट्री को मैं 1 से 2 वीडियो में कवर कर दूं, ताकि सिर्फ उसमें फैक्ट ही हो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।